चलो, तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। और आज का जो दोस्तों टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स। डिफरेंशिएशन के बारे में हमने पढ़ा था, उसके अलावा दोस्तों हमने डिफरेंशियल ऑपरेटर पढ़े थे, ठीक है। और इसके अलावा भी दोस्तों हमने कई चीजें पढ़ी थी, टेंजेंट प्लेन, नॉर्मल प्लेन किस तरह से निकाले जाते हैं, ओके। और डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी मैंने आपको बताया कि भाई किस तरह से आपने निकालना है, ठीक है। तो वो सारी सारी पॉइंट टू पॉइंट आपके क्वेश्चंस उसमें आते हैं। में बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि इसको ऐसे निकालना है, ठीक है। तो आज हम दोस्तों पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर के बारे में। तो चलो सबके सब लिखो हेडिंग इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स। ऑफ वेक्टर्स, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स। इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स का मतलब दोस्तों क्या है, यहां पर भी दोस्तों हम जैसे डिफरेंशिएशन में हम जैसे हम डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, स्केलर का डिफरेंशिएशन करते थे और इंटीग्रेशन करते थे स्केलर का। तो हम स्केलर के टाइम में हम इंटीग्रेशन जब करते थे तो हम ये मानते थे कि ये क्या है दोस्तों, रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन की, ठीक है। तो वेक्टर में भी दोस्तों हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को क्या मानेंगे, रिवर्स प्रोसेस मानेंगे डिफरेंशिएशन की। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास कोई वेक्टर है, ठीक है, मतलब कि कोई दो वेक्टर फंक्शन है, मान लेते हैं एक एफ टी एक वेक्टर फंक्शन है, दूसरा भी दोस्तों एक वेक्टर फंक्शन है जो कि स्केलर के रिस्पेक्ट में वेक्टर फंक्शन है, ठीक है। और अगर मैं कहता हूं कि डी बाई डी टी यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ एफ टी बराबर दोस्तों, अगर आपका एफ टी आता है यानी कि स्मॉल एफ टी आता है, ध्यान रखना कि दोनों के दोनों आपके क्या हैं, वेक्टर हैं। तो दोस्तों जो ये एफ है, यानी कि मैं अगर इसको दिखाऊं तो ये दोस्तों आपको इस तरह से आप इसको दिखा सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी बराबर क्या होगा, कैपिटल एफ टी के बराबर होगा। समझ में आया, ठीक। सो इस तरह से दोस्तों हम इसको दिखाते हैं सिंपली, इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ओके। तो यहां पर यह ध्यान रखना है कि जो एफ टी होता है दोस्तों, ये क्या होता है, इंडेफिनेट इंटीग्रल होता है। और जब का आपका एफ टी का हम क्या करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू टी हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक हो गया। अब वैसे आपको पता है, देखिए यहाँ पर क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। जैसे कि आपको पता है कि भाई डी बाई डी टी ऑफ एफ टी है, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, एफ टी प्लस सी लिख सकता हूँ। तो बराबर क्या होगा, एफ टी। सो जनरली हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर t इज जनरली एफ टी प्लस सी के दोस्तों ये बराबर होगा, ओके। तो इस तरह से हम दोस्तों क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर को शो करते हैं, ओके। तो बाकी दोस्तों इसमें वही चीजें हैं। अब जैसे अब ये तो हो गया आपका फाइनाइट इंटरवल, मतलब कि सॉरी इनडेफिनिट इंटीग्रल की बात हो रही है। अब अगर हम डेफिनेट इंटीग्रल की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, लिमिट आ जाएंगी। सिंपली एफ टी डी टी बराबर क्या हो जाएगा, जनरली एफ टी प्लस सी जो भी इसका आएगा, और इसमें क्या रख देंगे, लिमिट रख देंगे फ्रॉम ए टू बी, विच इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, आप जानते हैं एफ बी माइनस एफ ए के बराबर होता है। दोस्तों वही चीजें हैं, वही पूरी की पूरी प्रोसेस है, इसमें कुछ नया नहीं है, ठीक है। बस कुछ चीजें हैं थोड़ा सा ध्यान में रखनी है, जो कि आपको थोड़ा सा याद, मतलब कि जो एग्जाम में काम आएंगी, ठीक है। थोड़ा सा इसमें कुछ डिफरेंस है, वही आपको पहचानने हैं, वही आपको मतलब कि आइडेंटिफाई करने हैं, और कुछ ही नहीं है इसमें। जैसे कि कुछ रूल हैं, जैसे कि पहले आप नोट वन लिखेंगे, बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, आप इसको समझ जाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि भाई मान लेते हैं आपके पास एफ टी एक वेक्टर है, और इसको हम दोस्तों इस तरह से दिखाएंगे, वेक्टर फंक्शन है तो एफ वन टी आई, एफ टू टी जे, और एफ थ्री टी के है, ठीक हो गया। तो जब आप दोस्तों इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी है, वो दोस्तों क्या होता है, इनके सबके रिस्पेक्टिव इंटीग्रेशन के बराबर होता है। देखिए आई बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ वन टी डी टी, प्लस जे बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ टू टी डी टी, प्लस के बाहर आ जाएगा, हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ थ्री टी डी टी, ओके। जब भी आपको, आपके पास अगर कोई एक ऐसा फंक्शन दिया हुआ है, वेक्टर फंक्शन, जिसके आपके कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो आप अगर उसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन एफ टी डी टी, तो वो सिंपली आपका क्या होता है, आई एफ वन टी डी टी प्लस जे एफ टू टी डी टी और प्लस के एफ थ्री डी डी टी, यानी कि उनके रिस्पेक्टिव कंपोनेंट के इंटीग्रेशन के सम के दोस्तों यहाँ पर बराबर होता है, ओके। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जिनको मैं लिखा रहा हूँ, ठीक। अच्छा, तो पहला नोट तो ये हो गया, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक।
ऐसे ही दोस्तों कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो कि लास्ट टाइम हमने देखे थे और बस उनका क्या करना है, रिवर्स करना है। जैसे कि आपको याद है लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि भाई डी बाई डी टी ऑफ आर डॉट एस, मतलब कि दो वेक्टर हैं आपके पास, अगर आप इनका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है दोस्तों, आपको बताया था डी आर बट्टे डी टी डॉट एस प्लस एस, सॉरी, आर डॉट डी एस बट्टे डी टी होता है ना। तो भाई सीधी बात है, अगर इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इस वाले का इंटीग्रेशन इसके बराबर होगा। अब थोड़ा सा आपके सामने जब क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा आपने ये ध्यान रखना होगा, ये आर डॉट डी एस बाई डी टी, ठीक है, और बाहर से क्या आएगा दोस्तों, डी टी आएगा, ठीक। तो ये दोस्तों किसके बराबर होगा, आर डॉट एस प्लस फिर क्या आएगा, ऑफ कोर्स कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। ये जो सी होगा ये दोस्तों क्या होगा, स्केलर होगा, ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्योंकि आर डॉट एस है वो दोस्तों स्केलर है, डॉट प्रोडक्ट आपका वेक्टर का स्केलर होता है, तो ये भी जो सी है दोस्तों ये भी क्या होना चाहिए, स्केलर होना चाहिए, ठीक है। तो कांस्टेंट ऑफ जो आपका इंडेफिनेट इंटीग्रल का जो कांस्टेंट है वो सी, वो यहाँ पर क्या होगा, स्केलर होगा, इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों जैसे हमने पढ़ा था भाई डी बाई डी टी ऑफ आर वेक्टर का स्क्वायर है, इसकी हम बात करते हैं, तो इसकी हमने वैल्यू आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने निकाली थी 2r डॉट डी आर बट्टे डी टी, है ना, इस तरह से निकाली थी। सो अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2r डॉट डी आर बट्टे डी टी, और बाहर से क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। सो इट विल बी इक्वल्स टू आर वेक्टर का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए, ठीक है। अगेन यहाँ पर जो सी होगा दोस्तों वो क्या होगी, एक स्केलर क्वांटिटी होगी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जब आप आर वेक्टर का स्क्वायर करते हैं दिस इज नथिंग बट आर डॉट आर, तो आर डॉट आर का मतलब क्या हो गया, मॉड आर का स्क्वायर हो गया, तो ये अपने आप में क्या है दोस्तों, स्केलर है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, इंटीग्रेशन 2r डॉट डी आर बट्टे डी टी एक्चुअली क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस सी के बराबर होता है, ठीक है। ऐसे ही अगला रिजल्ट, ये सब रिजल्ट आपको बता रखे हैं, बस उनका क्या करना है, उल्टा करना है। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको एक और रिजल्ट बताया था, जैसे कि डी बाई डी टी ऑफ डी आर वेक्टर बट्टे डी टी का होल स्क्वायर है। इसकी जो मैंने आपको वैल्यू बताई थी, ये बताई थी 2 इंटू डी आर बट्टे डी टी डॉट डी स्क्वायर आर बट्टे डी टी स्क्वायर, है ना। इसमें क्या आ जाता था, डॉट प्रोडक्ट आ जाता था, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि डी आर बट्टे डी टी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डी स्क्वायर आर बट्टे डी टी स्क्वायर इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इनके बीच में क्या आ गया था, डॉट आ गया था जब आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे थे, है ना। तो अब आप देखेंगे जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ऑफकोर्स क्या आना चाहिए, डी आर बट्टे डी टी डॉट डी स्क्वायर आर बट्टे डी टी स्क्वायर, ओके, बराबर आपका क्या आएगा, ऑफ कोर्स यहाँ पर जो ये चीज है, अच्छा इसके बाहर से यहाँ पर से टी भी आएगा, टी हो गया बराबर हो जाएगा यही आपका डी आर बट्टे डी टी का स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे डी आर बट्टे डी टी का स्क्वायर, ये प्लस क्या आ जाएगा, यहाँ पर से सी आ जाएगा, ठीक है। अगेन यहाँ पर सी क्या होगा, स्केलर होगा, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों हमने एक और रिजल्ट पढ़ा था कि भाई डिफरेंशिएशन ऑफ आर वेक्टर क्रॉस डी आर बट्टे डी टी, ठीक है। तो ये आपका कितना आया था दोस्तों, ये आया था आपका आर क्रॉस डी स्क्वायर आर बट्टे डी टी स्क्वायर, क्योंकि डी आर बट्टे डी टी क्रॉस डी आर बट्टे डी टी जीरो हो जाता था, है ना, ए क्रॉस ए, तो वो जीरो हो जाता था, तो बस केवल सेकेंड वाला कंपोनेंट बचता है। तो आप अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ध्यान रखना ये सब वेक्टर हैं, डी स्क्वायर आर बट्टे डी टी स्क्वायर, बाहर से क्या आएगा, डी टी बराबर दोस्तों क्या आना चाहिए, आर क्रॉस डी आर बट्टे डी टी, ठीक है। मतलब ये शॉर्टकट फॉर्मूला है जो कि आपको एकदम मदद करेंगे क्वेश्चन को करने में, ठीक है। तो आर क्रॉस डी आर बट्टे डी टी प्लस दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, सी आएगा। अब ये क्या है दोस्तों, वेक्टर है, तो ये भी दोस्तों आपका क्या होगा, एक वेक्टर होगा, ठीक है, क्योंकि आर क्रॉस डी आर बट्टे डी टी एक वेक्टर होता है, क्रॉस प्रोडक्ट है, दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट वेक्टर देता है, तो ये भी आपका क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक हो गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि अगर दोस्तों ए आपका एक कांस्टेंट वेक्टर है, कांस्टेंट वेक्टर है, तो आपको बताया गया था कि भाई जो डी बाई डी टी ऑफ ए क्रॉस आर होता है, उसकी जो वैल्यू होती है दोस्तों वो कितनी होती है, ए
क्रॉस डी आर बट्टे डी टी होती है। तो सिमिलरली दोस्तों अगर आप इंटीग्रेशन ऑफ ए क्रॉस डी आर बट्टे डी टी निकालेंगे और यहां पर डी टी लिखेंगे, सो इट शुड बी इक्वल्स टू ए क्रॉस आर प्लस यहां पर अगेन क्या आएगा, सी वेक्टर आएगा, क्योंकि यहां पर आपका जो सी है, क्योंकि जो ये ए क्रॉस आर है दोस्तों आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, हेंस जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है वो भी आपका दोस्तों क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, इसके अलावा देख लो कुछ और नोट्स हैं, वैसे तो आप इसको समझ सकते हो लेकिन फिर भी इसको लिख ही लो। जैसे अगला जो है, जैसे डी बाई डी टी ऑफ आर कैप की अगर मैं बात करूं, तो डी बाई डी टी ऑफ आर कैप इज नथिंग बट ये हो गया आपका आर वेक्टर बट्टे आर। आर वेक्टर बट्टे आर को कैसे करते थे, इसको लिखते हैं 1/r डी आर बट्टे डी टी। ध्यान रखना कि ये आर मॉड वाला आर है और ये आर वेक्टर है, ठीक है, माइनस ये होता है 1/r स्क्वायर, होता है डी आर बट्टे डी टी, ठीक है, इनटू आपका कितना आ जाता है आर वेक्टर। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखिए डी आर बटे डी टी इंटू आर वेक्टर हो गया। सो ऑफकोर्स अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/r डी आर वेक्टर बटे डी टी माइनस 1/r स्क्वायर डी आर बटे डी टी। ध्यान रखना 1/r स्क्वायर डी आर बटे डी टी इज अ स्केलर क्वांटिटी, यहाँ पर वेक्टर है और यहां पर से बाहर से क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा, इट शुड बी इक्वल्स टू, ध्यान रखें देखो क्या आएगा, आर कैप आएगा। ठीक है, सो आर कैप प्लस ऑफकोर्स क्या आना चाहिए, सी, एंड सी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, सो ये दोस्तों ही आपको देखने को मिलेंगे इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में, जो बड़े बड़े आपको लगेगा कि यार ये क्या जो है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किसका डिफरेंशिएशन क्या है ना, तो उसी के हिसाब से आप इसको करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, सर ये जो ऊपर वाली लाइन लिखी है आपने, इसके अपॉन हाँ, में आर स्क्वायर नहीं आएगा? किसके, जो आपने ऊपर डिफरेंशियल ओपन किया। इस वाले का कह रहे हो, जी करो जरा डिफरेंशिएट करो, क्या होगा 1/r जी, डी, डी आर फिर इसका अपॉन डी टी। डिफरेंशिएशन, हाँ फिर 1/r का करो, सर आर माइनस स्क्वायर वन डी अपॉन आर आर स्क्वायर स्क्वायर डी आर जी। बटे डी टी और ये आर कैप। सर फिर अपॉन में जो वो आता है ना, अपॉन में डिनोमिनेटर अरे का जो नहीं नहीं स्क्वायर। नहीं, मैंने इसको ऐसे किया ना, मैंने इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट लगाया ना, ओके सर। कंफ्यूज हो रहा, प्रोडक्ट मतलब रूल सर लगाया आपने मैंने, दोनों प्रोडक्ट रूल। टर्म को मल्टीप्लाई में लेकर के किया, और मतलब वो उसमें हाँ रेशियो में लेकर के हाँ, नहीं किया है। मैंने क्वोशिएंट रूल थोड़ी लगाया, मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया है। 1/r एक छोड़ा, फिर इसका डिफरेंशिएशन, है ना, जी जी वन जी, अपॉन ओके आर को सर। छोड़ा, फिर 1/r का डिफरेंशिएशन, फिर उससे छोड़ा, मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया था। ओके ओके, सर थैंक यू। आपकी वॉइस क्या कह रहे हो, डबल डबल वॉइस आ रही है। अरे वो डबल वॉइस उसकी वजह से आ रही ना, क्योंकि वो उसने माइक खोल दिया था ना, तो उस कारण से आ रही होगी। आ, वो इस कारण से आ रही होगी ना, जब भी यहाँ पर कोई क्वेश्चन पूछता है तो वो बेटर रहेगा कि अगर आप माइक का यूज करें, हेडफोन का यूज करें, तो नहीं आएगी डबल वॉइस। वो एक्चुअली क्या हो रहा होगा ना कि वो पूछ रही है, फिर वहीं से मेरी आवाज इको करके वापस आ रही है, इस कारण हो रहा होगा ना। चलिए ये समझ में आ गया होगा सबको, है ना। इसके बाद अगला ध्यान रखना कि मान लेते हैं अगर सी दोस्तों आपका एक स्केलर है, कांस्टेंट स्केलर है, और दोस्तों आर अगर आपका एक वेक्टर है, ठीक है, तो ध्यान रखना कि जो सी आर वेक्टर डी टी है, उसमें जो सी है दोस्तों वो बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ आर डी टी हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसके अलावा एलजेब्रा की बात करें तो भाई इंटीग्रेशन ऑफ दो वेक्टर का सम है, वो एक्चुअली क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ आर डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एस डी टी के बराबर होता है। तो बहुत सिंपल से लॉजिक, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे कि आपको ये और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है, मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर है एफ टी वेक्टर, और ये है आपका टी माइनस टी स्क्वायर
आई प्लस 2t क्यूब जे माइनस 3k। ठीक है, इसकी पोजीशन में है। अब आपको फाइंड करना है, सबसे पहले आपको निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी दोस्तों मैंने आपको बताया कि आपको सिंपली क्या करना है, इसके जो हर कंपोनेंट है इसका इंटीग्रेशन करना है और आई को बाहर ले लेना है। ठीक है, आई को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन हो जाएगा टी माइनस टी स्क्वायर डी टी प्लस ऐसी यहां पर भी जो कंपोनेंट है जे को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 2t क्यूब डी टी। और यहां पर दोस्तों आप जानते हैं कि माइनस के को अगर आप बाहर ले लेंगे और अंदर बन जाएगा 3dt। ओके, सो बहुत सिंपल है। आप जानते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या होता है टी का दोस्तों, ये होता है टी स्क्वायर बट्टे 2 माइनस ये हो जाएगा टी क्यूब बट्टे 3 प्लस जे, ये हो जाएगा टी की पावर 4 बट्टे 2 ट्वाइस में। ठीक है, तो ये हो जाएगा टी की पावर 4 बट्टे 2 हो जाएगा, क्योंकि 4 आता तो ये कट जाएगा। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 3t के। ओके, तो बस ये आपका हो गया। ठीक, और प्लस दोस्तों क्या आएगा इसमें साथ में, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, सी यहां पर आपका क्या होगा, ये क्या होगा, एक आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गया, और ये आपका क्या होगा, सी एक्चुअली क्या है, वेक्टर होगा स्केलर होगा, ये बताओ। होगा सर ये। वेक्टर। क्या होगा, हाँ ये आपका वेक्टर होगा। ठीक है, अब ऐसे ही ये वाला निकालो। चलो, एक आपको निकालना है इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2 एफ टी डी टी निकालना है। तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, अब आप इसमें क्या कर देंगे, लिमिट रख देंगे। तो वही हो गया भाई, आई ये तो निकाल ही चुके हो आप, है ना। यहां से कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर बट्टे 2 माइनस टी क्यूब बट्टे 3, ये हो जाएगा 1 से लेके 2 प्लस जे ऐसी टी की पावर 4 बट्टे 2 1 से लेके 2 माइनस 3k टी 1 से लेके 2। ऐसे इसको सॉल्व करो तो क्या आना चाहिए जरा बताओ सबके सब। अब देखिए इसमें सी नहीं आएगा, आपको पता है भाई, जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है उसमें सी नहीं आता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको रखो, ये हो जाएगा 4 बट्टे 2 हाँ 8/3 माइनस 1/2 माइनस 1/3 एंड प्लस जे, ये हो जाएगा 16/2 माइनस 1/2 और माइनस 3k जाएगा 2 माइनस 1। सो यहां से अगर हम देखें तो ये हो जाता है आपका -2/3 -2/3 आ रहा है। यहाँ पर से कितना हो गया, 2 नहीं 4, 4/2 8/3। ठीक ही है, कितना आएगा यहाँ पर से, -2/3, यही तो आ रहा है ना, माइनस, अच्छा हाँ ये भी तो है। हाँ तो ठीक हो गया, -2/3 माइनस ये आपका कितना हो गया, 1/6 और प्लस जे 2 × 8 = 16, 8 माइनस 1/2 यानी कि 15/2 माइनस 3k। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर से आप इसको लिख लो 4/6, तो -5/6 हो जाएगा, है ना। अब आ गया आंसर, प्लस 15/2 जे -3k, ये इसका राइट आंसर। ठीक है, ऐसे करके दोस्तों आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन और देखेंगे जनरली, जैसे कि क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। देखो आपको आर वेक्टर की वैल्यू निकालनी है, जो कि दोस्तों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, d²r/dt² बराबर है a। ठीक है, जहां पर a दोस्तों आपका क्या है, ध्यान रखना है, इट इज अ कांस्टेंट वेक्टर, इट इज अ कांस्टेंट वेक्टर। ठीक है, ये आपका कांस्टेंट वेक्टर है एंड ऑल्सो इट इज गिवन दैट व्हेन t बराबर 0, जब t बराबर 0 है तो r वेक्टर बराबर 0 है, 0 वेक्टर है, एंड dr/dt बराबर दोस्तों
यू वेक्टर के बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आर वेक्टर जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, जहां पर ए आपका कांस्टेंट वेक्टर है जब आपका टी बराबर जीरो, आर बराबर है जीरो वेक्टर, एंड जब टी बराबर जीरो है तो देन डी आर बट्टे डी टी बराबर यू वेक्टर के बराबर है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? सिंपल सी बात है, आपने इसको सिंपली क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, सो दोस्तों जैसे कि आपको पता है डी स्क्वायर आर बट्टे डी टी स्क्वायर है बराबर ए है। सो बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट वेक्टर, सो व्हेन वी इंटीग्रेट इट तो हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों, डी आर बट्टे डी टी मिल जाएगा। इसको ऑफकोर्स इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, सो हमें दोस्तों क्या मिल जाएगा, ए टी प्लस यहाँ पर दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को दोस्तों हम क्या मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं सी मान लेते हैं। दिस इज अ हमारे मन से जो माना गया। ठीक है, ए टी प्लस सी। ठीक है, दिस इज अ वेक्टर। ठीक, अब दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है, अब आपको दिया हुआ है कि व्हेन टी बराबर जीरो, सो डी आर बट्टे डी टी है वो यू के बराबर होता है। ठीक है, सो व्हेन टी बराबर जीरो, सो डी आर बट्टे डी टी यू वेक्टर के बराबर है, तो यहाँ पर टी की जगह पे जीरो रख देंगे, डी आर बट्टे डी टी की जगह पे यू रख देंगे, तो यू वेक्टर बराबर आपका यहाँ पर जीरो रख देंगे प्लस सी। सो एक्चुअली जो सी है दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, यू के बराबर आ जाएगा। ओके, सो डी आर बट्टे डी टी बराबर आ जाएगा ए वेक्टर टी प्लस यू। ओके, अब हमें क्या करनी है, आर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो अगेन दोस्तों हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी। ओके, सो व्हेन वी इंटीग्रेट इट सो वी विल गेट आर बराबर, दोस्तों ये क्या है, टी का इंटीग्रेशन होना है क्योंकि ए इज अ कांस्टेंट वेक्टर है, तो यहाँ पर टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, टी स्क्वायर बट्टे दो प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू टी प्लस सी। ठीक है, या सी इसको मान लो, इस बार सी वन मान लो क्योंकि पहले हम सी मान चुके हैं ना, तो सी वन मान लो। ठीक है, अगेन सी वन। सो यहां पर से अगर आप देखें आपको दिया हुआ है व्हेन टी बराबर जीरो, आर वेक्टर बराबर जीरो। सो इफ वी पुट टी बराबर जीरो, सो आर वेक्टर भी दोस्तों आपका क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। यहां पर अगर हम इस इक्वेशन में इसको रखेंगे तो आर बराबर जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी आपका जीरो हो जाएगा, सी आ जाएगा। तो सी वन वैक्टर की जो वैल्यू है वो दोस्तों जीरो वेक्टर के बराबर आ जाएगी। यहां से अगर हम निकालें तो आर वेक्टर बराबर हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर, जहां पर ए वेक्टर है, प्लस टी यू के बराबर होगा। ठीक है, तो ऐसे करके दोस्तों आपने इसको निकालना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन है डी स्क्वायर आर वेक्टर बट्टे डी टी स्क्वायर। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है बराबर है माइनस एन स्क्वायर आर वेक्टर। ठीक है, अब दोस्तों आपने इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब आप इसको कैसे करेंगे इंटीग्रेट? ठीक, अब आपसे कह रहा है कि इंटीग्रेट डी स्क्वायर आर बट्टे डी टी स्क्वायर बराबर है माइनस एन स्क्वायर आर वेक्टर। ठीक है, अब ये यहां पर ना आपको कुछ दिया, कुछ नहीं दिया हुआ है ना, आपको यहाँ पर कोई स्केलर दिया हुआ है ना कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम दोस्तों क्या करेंगे, जो ये फॉर्मूलाज हैं इनका हम दोस्तों यूज करेंगे। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर पढ़ा है, देखो ये हमने पढ़ा है कि आर क्रॉस डी स्क्वायर आर बट्टे डी टी स्क्वायर, देखो डी टी बराबर होता है आर क्रॉस डी आर बट्टे डी टी। ठीक है, कहीं ना कहीं इस चीज का हमें दोस्तों क्या करना पड़ेगा, उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, और या फिर इसके अलावा दोस्तों हमने ये भी पढ़ा है कि जो आपका ये वाला जो फॉर्मूला है टू आर टू इंटू डी आर बटे डी टी डॉट डी स्क्वायर आर बटे डी टी स्क्वायर, यहां पर भी डी टी स्क्वायर है। ठीक हो गया, तो इन दोनों में से आपको किसी का यूज करना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए कैसे करेंगे।
देखिए यहां पर आपका क्या है, आर है, ठीक है। तो अब देखिए अगर आप क्रॉस का अगर आप यूज करते हो तो आर क्रॉस डी आर बट्टे डी टी, अगर आप यहां पर देखें तो आर क्रॉस डी आर बट्टे डी टी का इंटीग्रेशन में कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर आप देखें तो यहां है तो, लेकिन यहां पर कांस्टेंट वेक्टर का है ना। तो आप क्या करेंगे, अगर आप यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करेंगे तो आप फंस जाएंगे, समझ रहे हैं। तो आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा इस समय पे, आप क्या करो, डी आर बट्टे डी टी वाले फॉर्मूले का यूज करो। तो आप एक काम करते हैं, 2 इंटू डी आर बट्टे डी टी से डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं बोथ साइड। तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 2 इंटू डी आर बट्टे डी टी डॉट डी स्क्वायर आर बट्टे डी टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एन स्क्वायर आर डॉट डी आर बट्टे डी टी, और आगे से आ जाएगा ट्वाइस ये, ठीक है। और अभी दोस्तों आपको मैंने फॉर्मूला बताया था कि जब आप इसको इंटीग्रेट करते हैं, यहां से आपने क्या कर देना है, इसको इंटीग्रेट कर देना है विथ रिस्पेक्ट टू डी टी, विथ रिस्पेक्ट टू डी टी। सो दोस्तों ये आप जानते हैं कि इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, डी आर बट्टे डी टी का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये एन स्क्वायर तो आप ले लो बाहर, माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। और आप यहां पर से देखेंगे तो ये एक्चुअली क्या है, ये आप देखेंगे तो ये है 2 इंटू आर डॉट डी आर बट्टे डी टी। तो ये अभी मैंने आपको बताया था, ये होता है आर स्क्वायर का प्लस सी। अगर आप क्रॉस वाला लेते तो आप यहां से तो बना लेते, वहां पर दिमाग लगाना है। तो दोस्तों ये आपको समझ में आया। यहां पर एक क्वेश्चन आपको समझ में आया, आपने करना क्या है यहां पर, देखिए मैं आपको बता देता हूं ये क्वेश्चन फिर से, मेरे हिसाब से सभी ने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं। आपको करना क्या है, डी स्क्वायर आर बटे डी टी स्क्वायर बराबर है माइनस एन स्क्वायर आर वेक्टर है। आपको इसको 2 डी आर बटे डी टी से दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट कर देना है। आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ 2 डी आर बटे डी टी डॉट डी स्क्वायर आर बटे डी टी स्क्वायर डी टी, ये क्या होता है, डी आर बटे डी टी का होल स्क्वायर होता है। और यहां से आप एन स्क्वायर को बाहर ले लेंगे तो 2 इंटू आर डॉट डी आर बटे डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, आर स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो इस तरह से इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक। ऐसी दोस्तों अगर आप मान लेते हैं इसको इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, देखिए आपसे कहा है कि इंटीग्रेट करना है ए क्रॉस डी स्क्वायर आर बट्टे डी टी स्क्वायर बराबर है बी वेक्टर, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है जहां पर ए एंड बी आर कांस्टेंट वेक्टर्स हैं, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करना है, क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि ए और बी आपके क्या है, कांस्टेंट वेक्टर है। तो दोस्तों इसको किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे, देखिए आपको मैंने भी बताया था, इसका तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, ठीक है ना। आपको मैंने बताया था कि भाई जो डी बाई डी टी ऑफ ए क्रॉस डी आर बट्टे डी टी होता है, उसका डिफरेंशिएशन हम करते हैं तो ये आता है ए क्रॉस डी स्क्वायर आर बट्टे डी टी स्क्वायर। इसका मतलब है कि इसका इंटीग्रेशन ये होगा। तो अगर हम यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे ए क्रॉस डी स्क्वायर आर बट्टे डी टी स्क्वायर टी के रिस्पेक्ट में,
तो यहां पर तो दोस्तों क्या आ जाएगा बी टी, क्योंकि ये कांस्टेंट है, प्लस यहां पर क्या आएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो उसको सी मान लेते हैं। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो यहां पर से क्या हो जाएगा, अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा बताइए, इसका इंटीग्रेशन करके आ जाएगा ये ए क्रॉस डी आर बट्टे डी टी। ओके, बराबर आ जाएगा बी टी प्लस सी। ओके, एंड नाउ अब अगर हम दोस्तों इसको अगेन इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, देखिए ए क्रॉस डी आर बट्टे डी टी, देखिए ए क्रॉस डी आर बट्टे डी टी का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, जनरली अगर मैं इसको अगेन इंटीग्रेट करूंगा, क्योंकि ये कांस्टेंट वेक्टर है तो ये क्या आ जाएगा ए क्रॉस आर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि भाई अगर देखो ए क्रॉस आर है, अगर ए क्रॉस आर का अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो दोस्तों ये आपका क्या आता है ए क्रॉस डी आर बट्टे डी टी के बराबर आता है, जब ए आपका क्या होता है कांस्टेंट होता है। तो भाई ए क्रॉस डी आर बट्टे डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या आ जाएगा ए क्रॉस आर के बराबर आ जाएगा, और ये हो जाएगा बी टी स्क्वायर बट्टे 2। ठीक है, प्लस यहां पर क्या आ जाएगा सी इंटू फिर टी हो जाएगा, और प्लस यहां पर क्या आ गया एक और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ देते हैं, सी वन ही हो गया सी टू हो गया। ठीक, सो ए क्रॉस आर बराबर क्या आ जाएगा हाफ बी टी स्क्वायर प्लस सी वन टी प्लस सी टू। ठीक है, समझ में आया दोस्तों ये किस तरह से करना है? यस सर। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप सभी लोग ट्राई करेंगे, देखो ध्यानपूर्वक करना है। देखो आर टी बराबर है, आपको दिया हुआ है 5 टी स्क्वायर आई प्लस टी जे माइनस टी क्यू के, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, आपको इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 आर क्रॉस डी स्क्वायर आर बट्टे डी टी स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, 1 से लेके 2 क्वेश्चन है, इसको ट्राई करेंगे सबके सब। इंटीग्रेशन ऑफ आर क्रॉस डी स्क्वायर आर बट्टे डी टी स्क्वायर, ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, देखो अभी मैंने आपको बताया था कि भाई आर क्रॉस डी आर बट्टे डी टी, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो क्या आता है बताओ, ये आता है आर क्रॉस डी आर डी स्क्वायर आर बट्टे डी टी स्क्वायर, आता है नहीं आता है? इसका डिफरेंशिएशन नहीं आता है क्योंकि डी आर बट्टे डी टी क्रॉस डी आर बट्टे डी टी जीरो हो जाता है ना, ये भी मैंने, तो भाई सीधी बात है इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आर क्रॉस डी आर बट्टे डी टी, ये, और फिर इसमें क्या रखना है 1 से लेके 2 रखना है। बस सिंपल सी बात है, इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा और फिर इसमें 1 से लेके 2 करना है। तो पहले आपको आर और डी आर बट्टे डी टी आप निकालो, देखो क्या क्या चाहिए आपको, आर चाहिए, अब निकालो इसको, आर क्रॉस डी आर बट्टे डी टी निकालो। देखो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, आर टी तो आपको पता है, आप निकालो डी आर बट्टे डी टी। तो डी आर बट्टे डी टी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 टी आई प्लस जे माइनस 3 टी स्क्वायर के। ठीक है, अब आप क्या निकालेंगे, आर क्रॉस डी आर बट्टे डी टी निकालेंगे, यानी कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा, तो आई जे के से लिखेंगे। ठीक है, और आर की जो वैल्यू है वो है 5 टी स्क्वायर टी माइनस टी क्यूब, और ये हो जाएगा भाई 10 टी 1 माइनस 3 टी स्क्वायर। ठीक, अब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके क्या आएगा बताओ, ये आ जाएगा यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा -3 टी क्यूब प्लस सी, यानी कि -2 टी क्यूब माइनस जे, ऐसे यहाँ पर से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 तियाँ 15, 15 टी की पावर 4, और यहाँ पर से आएगा +10 टी की पावर 4, यानी कि माइनस सॉरी 5 तियाँ 15, हाँ, और यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस में, इसका कितना हो जाएगा प्लस, और बाहर से माइनस है, तो यानी कितना हो गया -10 -5 टी की पावर 4। ठीक है, और प्लस के ऐसे यहां पर से भी करेंगे तो हो जाएगा 5
टी स्क्वायर माइनस 10 टी स्क्वायर, यानी कि कितना हो गया, माइनस 5 टी स्क्वायर। ये ठीक, चलो सॉल्व करेंगे इसको। क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा सर आंसर आ रहा है -49 + 75J - 15K। हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक, तो ये हो जाएगा -5 t² के। ओके, सो ये आपको मिल गया। अब आपने दोस्तों क्या रखना है इसमें, या क्या रखना है, 1 से लेके 2 रख देना है। तो रखो सबके सब, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2। अब देखो यहां से आपने क्या करना है, 2³ यानी कि 8 - 1 I + 5 16 - 1 J + 5 यहां पर हो जाएगा 4 - 1 K। ये तो 8 में से 1 गया भाई, 7 7 दूनी होता है 14 I, 15 पंजे कितना होता है 75 75J, और 4 में से 1 गया 3 5 3 15 K। तो ये दोस्तों आपका आंसर आ गया। ठीक हो गया, तो आया दोस्तों समझ में, आपको आया क्वेश्चन? यह +15 आ रहा है। +15, अरे +15 नहीं, सॉरी मैंने यहाँ पर माइनस लिख दिया ना, यहाँ पर माइनस है, हाँ माइनस में आएगा, ठीक है, -15। ठीक, अब सही है। चलो एक क्वेश्चन और देखो, फटाफट से देखते हैं। देखो आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है आपको इंटीग्रेशन 2 से लेके 3 r.dr/dt इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। और आपको दिया हुआ है कि जब t बराबर 2 है तो वैल्यू है rt की 2i - j + 2k, एंड rt की वैल्यू जब t बराबर 3 होती है, मतलब t की वैल्यू 3 होती है, तो इसकी वैल्यू है 4i - 2j + 3k। ओके, आपको इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। चलिए करेंगे सबके सब ट्राई। r.dr/dt इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ? dr/dt। r.dr/dt है, हाँ क्या होता है, r² होता है ना, लेकिन उसका ट्वाइस होता है, तो क्या हो जाएगा, r²/2 हो 2/2 जाएगा आ ना, जाएगा। अपॉन में 2 आ जाएगा, तो r²/2 हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा r²/2, और यहाँ पर क्या रखेंगे, 2 से लेके 3। 3 तक। आएगा समझ में? अब क्या रखना है, अब यहाँ पर रखना है r वेक्टर में 3 पे वैल्यू माइनस r वेक्टर पे 2 पे वैल्यू। आई बात समझ में? और बट्टे में क्या आएगा, 2। अब निकालो यहां से, अब आपको पता है, देखो यहां देखो, जब t की वैल्यू 3 होती है तो r वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है, दिया हुआ है ना। तो ये देखो 4i। हाँ, हाँ देखो, जब t की वैल्यू 3 होती है तो r की वैल्यू इतनी होती है। समझ में आया? तो आपको एक्चुअली क्या करना है, अच्छा ये एक बात है, यहाँ पर 3 पे वैल्यू और 2 पे वैल्यू है। देखो ध्यान रखना है, जब t पे 3 है तो इस पे वैल्यू इतनी है, तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है r²। इसका मतलब आपको इसका स्क्वायर, मतलब कि इसका मॉड का स्क्वायर करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा ना, यानी कि 16 प्लस कितना, 4 + 9, तो 16 4 20 और 9 कितना हो गया, 29। यानी कि इसकी वैल्यू दोस्तों कितनी है, 29 माइनस इसका करेंगे, क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करो कितना हो जाएगा, 4 + 1 + 4,
भाई आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आर का जो स्क्वायर होता है वो होता है आर डॉट आर, इसका मतलब हो गया मॉड आर का स्क्वायर। तो मॉड आर 10 का आ गया स्क्वायर, आंसर इसका। हाँ यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 10। चलिए बहुत बढ़िया। आया सभी को? चलो एक क्वेश्चन मैं और देता हूं आपको। आपको एक्सलेरेशन दिया हुआ है पार्टिकल का किसी टाइम पर। एक्सलेरेशन का मतलब क्या होता है, डीवी बटे dt, और वो है 12 cos 2ti माइनस 8 sin 2tj प्लस 16t k, ये आपको दिया हुआ है। एंड इफ v इज द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट r, ठीक है, आपको दिया हुआ है कि वेलोसिटी v एंड डिस्प्लेसमेंट r आर जीरो एट t इक्वल टू जीरो पे, यानी कि v जीरो हो जाता है, सिंपल सी बात है, v जीरो हो जाता है, r जीरो हो जाता है t बराबर जीरो पे। तो देन आपको क्या करना है, फाइंड v एंड r एट एनी टाइम t। आपको क्या करना है, फाइंड करना है v एंड r एट एनी टाइम t। सॉल्यूशन बताएंगे सबके सब। चलो इसको ट्राई करो सबके सब। किया दोस्तों इसको? dv बट्टे dt है बराबर आपका है 12 cos 2t माइनस 8 sin 2t प्लस 16t है। ठीक, तो आपको क्या करना है, सबसे पहला v निकालेंगे। देखो v कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे इसको, आपने t के रिस्पेक्ट में सिंपली इंटीग्रेट तो कर देना, और क्या करना है बताओ क्या आ जाएगा। cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 2t बट्टे 2, यानी कि यहाँ पर -6 आ जाएगा और i आ जाएगा माइनस, फिर सॉरी प्लस होगा ना, प्लस। ऐसे ही यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे 8 इसका, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा 8 बटे 2 यानी कि 4 cos 2t j प्लस 16t स्क्वायर बट्टे 2 यानी कि 8t स्क्वायर k। ओके, और प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू तो निकालनी है, आपको दिया हुआ है जब t सर बराबर v 0। बराबर हाँ v बराबर 6 sin 2ti प्लस 4 cos 2tj प्लस t 8 स्क्वायर के -4 और -4 आ रहा है। हाँ अच्छा जे भी अच्छा आएगा ठीक हो 4J। गया। हाँ -4j। इसको 4j आएगा, हाँ 4j हाँ आएगा, सॉरी पहले हाँ देख लो। जी, ठीक ठीक। हाँ यहाँ पर रखो रखो, पहले यहाँ पर t बराबर दोस्तों 0 रखो, है ना। t बराबर 0 रखेंगे और v बराबर 0 रखेंगे दोस्तों, ठीक है। सो ये तो 0 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा, क्या बचेगा, 4j, यही बचेगा, है ना, प्लस c। तो जो c की वैल्यू है दोस्तों वो आपकी क्या आएगी, -4j के बराबर आएगी, यानी कि जो v है वो आ जाएगा आपका 6 sin 2t i प्लस ये हो जाएगा देखो यहां पर से ये आ जाएगा 4 cos 2t -4, और बाहर से आ जाएगा j,
प्लस 8t स्क्वायर के वेक्टर, ये आपका आ गया v। ठीक है, अब आपको पता है v क्या होता है, वो होता है dr बट्टे dt, तो आप r भी निकालो दोस्तों, क्या हो जाएगा dr बट्टे dt। v क्या होता है, ये होता है dr बट्टे dt। अगेन दोस्तों इसको इंटीग्रेट करो और मुझे r की वैल्यू निकाल के बताओ क्या आती है। सर ये आ रही है कि -3 cos 2ti प्लस 2 sin 2tj प्लस 8t³ अपॉन 3 माइनस 4tj प्लस 3i। इन सबको वो करो ना, i और ओके j सर। को साथ लो। ओके सर। क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा r वेक्टर बराबर -3 cos प्लस 1 माइनस 3 सॉरी cos 2t i माइनस 1 i प्लस 2 sin हाँ 2t माइनस 4tj प्लस 3 हाँ 8/3 t क्यूब के। हाँ, t क्यूब के, ठीक हो गया। ठीक है, तो यहां से आप इसको रखो दोस्तों, तो ये हो जाएगा 3 cos 2t, ये हो जाएगा 2 sin 2t माइनस 4t और j प्लस 8/3 t³ के प्लस c2 मान लो। अब यहां पर क्या करेंगे, फिर से आपको दिया हुआ है जब r बराबर 0, मतलब कि सॉरी t बराबर 0, तो देन r बराबर भी आपको 0 दिया हुआ है, सिंपली आपने इसमें रख देना है। तो यहाँ रखेंगे 0 आ जाएगा दोस्तों, ये आपका -3i आ जाएगा यहाँ से, ये वाला तो पार्ट 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो C2 की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, C2 की वैल्यू क्या आएगी, वो आ जाएगी 3i आ जाएगी बस, है ना। तो आप यहाँ पर इसको रख दो, बस इसका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा आंसर, आर वेक्टर बराबर, ये देखो 3 है, 3i माइनस, यानी कि 3 - 3 cos 2ti प्लस 2 sin 2t माइनस 4tj प्लस 8/3 t³ वेक्टर, दैट्स इट। ठीक है, चलो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं यहाँ पर, फटाफट से मुझे, मैं इसका सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, आप इसके सॉल्यूशन मेरे को दिखाएंगे करके। क्वेश्चन नंबर 1 है, इंटीग्रेशन है 0 से लेके 1 e की पावर टी आई प्लस e की पावर -2t j प्लस टी के डी टी, पहला। ठीक है, फटाफट से इसको करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है एफ टी के है ये बराबर है, प्लस में। टी के है, मतलब ये के वेक्टर ना, टी आई प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t j प्लस 3t² माइनस प्लस 3t³ के। आपको क्या करना है, 0 से लेके 1 एफ टी डी टी निकालना है। ठीक है, तीसरा है आर बराबर है टी आई माइनस t² j प्लस t - 1 k एंड एस बराबर है 2t² i प्लस 6t k। ठीक है, सो आपको इवेलुएट करना है, पहला है इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 r.s dt, और बी आपको करना है 0 से लेके 2 r×s dt। इनको जरा ट्राई करो सबके सब।
सर फर्स्ट वाले का आंसर आ रहा e की पावर t माइनस 1 i माइनस 1/2 e टू द पावर माइनस 2 माइनस 1 e की j पावर t कहाँ प्लस से है? 1/2 e k की पावर e माइनस वन है, e माइनस वन आएगा, e माइनस वन आई। हाँ e माइनस वन आई आएगा ना, e की पावर t कैसे आ सकता है? e माइनस 1 आ रहा है सर। हम्म हाँ सर 1 हम्म सर। और क्या क्या आया? सेकंड का आंसर 1/2 है हाँ 1/2 1/2 i माइनस 2/3 j प्लस 7/4 k। ठीक हो गया। सर ये थर्ड वाले में s में क्या लिखा है 2 की पावर 2 इंटू t की पावर क्या लिखा है 8। 2 2 t अच्छा स्क्वायर है सर वो। ठीक है। टू टी स्क्वायर है दोस्तों ये। सर थर्ड के फर्स्ट वाले का 8i प्लस 4k। थर्ड के फर्स्ट वाले का वो तो आ ही नहीं सकता। 12 आ रहा है इसका सर। 12 आएगा, 12। 12 आएगा 12 12 आएगा ना। ट्वेल्व होगा 12 आर डॉट एस करो। हाँ सर और प्रोडक्ट 12 ही आ करो। रहा है। हाँ और अगले वाले का अगले वाले का पर माइनस 24i माइनस 8/3j प्लस 64/5k। तुमने सेकंड वाला टर्म क्या बोला? 40/3j है वो। तो मैं माइनस 24i माइनस 24i माइनस 8/3j माइनस 40 माइनस अपॉन 24i 3j आ रहा है सर। हाँ माइनस 24i माइनस 40/3j प्लस 64/5k होगा 4 ना। अपॉन 5। j वाला 4/5 4/5 आ रहा है 64/5 क्या? आंसर पीछे गलत दिया 64 होगा। अपॉन 5 के आ रहा है। 64/5 64/5 आ रहा है। यस सर। चेक कर लेना एक बार, ठीक है। अब मेरे को पता नहीं है इसमें आंसर की में देख रहा हूँ तो आंसर की में वही दे रखा है 64/5 दे रखा है। वही आ रहा है सर। ठीक हो गया। तो चलो दोस्तों इस टाइप से आप इंटीग्रेशन तो आप इसको समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर को बढ़ते हैं।
आप इसको खुद कर लेंगे हैं दोस्तों, मैंने पहले बताया था कि आप चलो ये नेहा अपना माइक बंद करो आप। चलो ठीक है, अब दोस्तों हम बात करेंगे इंटीग्रेशन की एक और कॉन्सेप्ट के बारे में जिसको हम बोलते हैं लाइन इंटीग्रल। लिखेंगे सभी लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल्स, देखिए लाइन इंटीग्रल्स को समझने से पहले दोस्तों कुछ चीजें हैं जो समझ लीजिए। ऐसा हो सकता है कि इनसे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, हालांकि जब हम कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, वहां भी हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे सपोज करो, जैसे सबसे पहले होता है भाई ओरिएंटेड कर्व क्या होता है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई कर्व है स्पेस में, तो अगर दोस्तों जैसे वो इस तरह का कोई कर्व है, मान लेते हैं ए से लेकर बी है। अब ये जो कर्व है इसकी दो डायरेक्शन हो सकती हैं, या तो बी से लेकर ए या से ए से लेकर बी। तो अगर ये दोस्तों किसी डायरेक्शन की ओर को इस तरह से ओरिएंटेड है तो इसको हम ओरिएंटेड कर्व बोलते हैं, मतलब कि किसी की डायरेक्शन है। ठीक है, सो इसको हम ओरिएंटेशन, इसका हमको बोलेंगे कि भाई ए से लेकर बी या बी से लेकर ए, तो इसको क्या बोलेंगे ओरिएंटेड कर्व। ठीक है, अब ये आपका क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये आपका इनिशियल पॉइंट है, ये आपका क्या कहलाता है फाइनल पॉइंट कहलाता है। ठीक है, आप इसको बोल सकते हैं टर्मिनल पॉइंट, और ये आपका क्या हो गया, ये सॉरी ये आपका इनिशियल पॉइंट हो गया ए, और ये आपका क्या हो गया टर्मिनल पॉइंट हो गया। अब जब इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट एक ही हो जाते हैं तो ये आपका क्या बन जाता है, एक आपका ओरिएंटेड क्लोज कर्व बन जाता है। तो जैसे इसकी क्या होगी, इस तरह से डायरेक्शन होगी ये। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा कि भाई जो इनिशियल पॉइंट है और टर्मिनल पॉइंट है वो दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, अब बात आती है स्मूथ कर्व की। स्मूथ कर्व क्या होता है, ठीक, जिसे हम कहते हैं स्मूथ कर्व। तो ये दोस्तों ये जो कर्व है ये स्मूथ कर्व का एग्जांपल है। अगर हम इसको दिखाएं भाई, जैसे मान लेते हैं आर, कोई इसका आपको पता है भाई आर बराबर क्या होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो कोई भी पॉइंट है पी, मान लेते हैं यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, अब मान लेते हैं आर उसका पोजीशन वेक्टर है। अब ये एक्स टी वाई टी जेड टी के फॉर्म में होगा, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर हम मानेंगे कि एक्स एंड वाई एंड जेड आर सम स्केलर फंक्शन है ना। तो अब दोस्तों अगर इसका पोजीशन वेक्टर है तो आप जब इसका डी आर बट्टे डी टी निकालेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था डी आर बट्टे डी टी दोस्तों क्या होता है, टेंजेंट होता है ना। तो दोस्तों ये जो टेंजेंट है वो क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए और वो एग्जिस्ट करना चाहिए। समझ में आया, इसके ईच एंड एवरी पॉइंट पे क्या करना चाहिए, टेंजेंट यूनिकली एग्जिस्ट करना चाहिए और यूनिक होना चाहिए। ठीक है, सो अगर इफ अ कर्व पोसेस अ यूनिक टेंजेंट एट ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, तो देन उस कर्व को हम दोस्तों क्या बोलते हैं, स्मूथ कर्व बोलते हैं। अदरवाइज वो स्मूथ नहीं रह जाता है। ठीक हो गया। अब कभी कभार क्या होता है कि दोस्तों जो कर्व होता है वो पूरा स्मूथ नहीं होता, वो क्या होता है पीस वाइज स्मूथ होता है। जैसे कि ऐसा हो सकता है, मान लेते हैं इस तरह का कर्व है ये, मतलब कि ए से लेकर कुछ पॉइंट पे, फिर इसके बाद ये कर्व क्या हो गया, इस टाइप से हो गया ये। ठीक है, तो ऐसे ए से लेकर बी, ये आपका इनिशियल पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पीस वाइज स्मूथ। जैसे कि यहां से लेकर यहां तक C1 है, यहां से लेकर यहां तक C2 है, और यहां से लेकर यहां तक क्या होगा, C3 होगा। ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे, पीस वाइज स्मूथ बोलेंगे। यहां से लेकर यहां, फिर यहां से लेकर यहां, यहां से लेकर यहां, बीच में आपका क्या है, स्मूथ कर्व नहीं। ओके, तो ये क्या कहलाता है, आपका पीस वाइज स्मूथ कर्व कहलाता है। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों आपके क्या होते हैं, जैसे हम बात करते हैं सरफेस की, सरफेस दोस्तों इसी तरह से होगा कि जैसे कि होती है स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस दोस्तों वो सरफेस होगी कि जिसमें क्या होगा, आपका यूनिक नॉर्मल होगा एट ईच ऑफ इट्स पॉइंट। जैसे कि यहां पर क्या था, यूनिक टेंजेंट था, ऐसी वहां पर क्या होगा, यूनिक नॉर्मल होगा कि एट ईच ईच ऑफ इट्स पॉइंट। ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्मूथ सरफेस बोलेंगे। ठीक है, और अगर दोस्तों जैसे जो सरफेस है वो स्मूथ टोटली नहीं है, लेकिन उसको अगर हम छोटी छोटी स्मूथ सरफेसेस में डिवाइड कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगी, पीस वाइज स्मूथ सरफेसेस कहलाएगी। ठीक है, अब कभी कभार इसमें क्या होता है, जैसे रीजन आते हैं, जैसे रीजन होता है, तो रीजन में क्या होता है, जैसे आपका क्या होता है, सबसे पहले आता है रीजन, कनेक्टेड रीजन। कनेक्टेड रीजन, अब कनेक्टेड रीजन का मतलब क्या है, जैसे कि हम देखते हैं रीजन में सरफेस में, जैसे आपका कोई रीजन है, तो ये आपका क्या है, एक सिंपली से मैंने क्या क्या ले लिया, एक रीजन ले लिया। ठीक है, तो कनेक्टेड रीजन का मतलब है कि आप जब ए और बी पॉइंट को किसी भी तरह से कनेक्ट कर सकते हैं किसी रीजन में, मान लेते हैं एक लाइन से ऐसे कनेक्ट कर लो या ऐसे कनेक्ट कर लो, किसी भी तरह से जब आप कनेक्ट कर सकते हो, तो ऐसे रीजन को दोस्तों क्या बोलता है, कनेक्टेड रीजन बोला जाता है। मतलब कि किन्हीं भी दो पॉइंट्स को आप क्या कर सकते हैं, किसी कर्व के द्वारा कनेक्ट कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कनेक्टेड रीजन बोलते हैं। अब जो कनेक्टेड रीजन भी होते हैं दोस्तों दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंपली कनेक्टेड, एक होता है मल्टीपल कनेक्टेड। सॉरी थोड़ा सा इसको लिख देता हूं, एक होता है सिंपली, यहां पर मैं बस आपको शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, कुछ ही नहीं है, इसको मैं बाकी जब कॉम्प्लेक्स आएगा वहां पर भी मैंने इसको बताना है। ठीक है,
मल्टीपल कनेक्टेड रीजन। ठीक है, सिंपली कनेक्टेड रीजन का मतलब दोस्तों ये है कि जब देखिए मान लेते हैं ये हमारे पास कोई रीजन है और यहां पर दोस्तों मैं आपका ये मैंने एक कर्व ले लिया। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर जैसे हम बात करेंगे जब सिंपली कनेक्टेड रीजन की बात करेंगे या मल्टीपल कनेक्टेड रीजन की बात करेंगे, तो दोस्तों ये जो रीजन होगा यहाँ पर अगर कोई भी जो कर्व है, जैसे जो इसके अंदर जो दोस्तों कोई जैसे मान लेते हैं ये हमारा पूरा रीजन है, ये पूरा रीजन है। ठीक है, अब दोस्तों जब इसके अंदर जब दोस्तों कोई भी जब आपका ये आपका क्लोज कर्व है, समझ रहे हो, ये आपका क्लोज जब ओरिएंटेड कर्व है, ये दोस्तों जब श्रिंक हो जाए एक पॉइंट में, यानी कि जब हम इसको श्रिंक कर सकते हैं पॉइंट में, लेकिन ये रीजन को बाहर ना छोड़े, मतलब कि व्हेन दिस क्लोज कर्व कैन बी कॉन्ट्रैक्टेड इनटू अ पॉइंट विदाउट लीविंग दिस रीजन, सो देन दिस रीजन इज नोन एज अ सिंपली कनेक्टेड रीजन। आप ये समझ लीजिए कि जैसे इसको मैंने क्या करना है, सिकोड़ना है, तो मैं सिकोड़ूंगा तो कैसे होगा, ऐसे 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 करके पॉइंट बन जाएगा, लेकिन जब ये पॉइंट बनेगा तो ये इसी रीजन के अंदर जाएगा, इस रीजन से बाहर नहीं जाएगा। तो ऐसे रीजन को हम बोलते हैं सिंपली कनेक्टेड रीजन। ठीक, जैसे आप इसको देखो, ये आपके पास रीजन है, इसके अंदर एक कर्व है, ये देखो ये। ठीक है, और ये हमारा टोटल रीजन है, ये टोटल रीजन है। तो जैसे C1 कर्व है, C2 कर्व है, C3 कर्व है, C4 कर्व है। अब ये क्या क्या होगा, इनको आपने क्या बनाना है, पॉइंट बनाना है, तो आप इसको सिकोड़ के क्या बना दोगे, पॉइंट। ये देखो ऐसे सिकोड़ के मैं पॉइंट बना सकता हूँ, बना सकता हूँ ये। अब ये सब सिकोड़ के मैं जब इनको पॉइंट बनाऊंगा तो एक्चुअली क्या होगा, इस रीजन से बाहर नहीं जाएंगे, तो ये क्या होगा, सिंपली कनेक्टेड रीजन होगा। ओके, अब मल्टीपल कनेक्टेड रीजन का मतलब क्या है कि दोस्तों जब आपका आप उसको जब किसी उसके अंदर आप किसी स्मूथ कर्व को जो कि आपका क्लोज कर्व है, जब आप उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं लेकिन वो रीजन से बाहर चला जाता है। ठीक, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं, जैसे एक आपका ये रीजन है, मान लेते हैं दो सर्किल हैं, दो सर्किल के बीच का रीजन है ये रीजन, मान लेते हैं। ठीक है, अब दो रीजन है इसमें दोस्तों, आपका जैसे मान लेते हैं अगर यहाँ की बात की जाएगी, यहाँ वाला तो क्या होगा, सिकुड़ेगा, पॉइंट बन जाएगा, रीजन से बाहर नहीं जाएगा। लेकिन अगर सोचो कोई कर्व ऐसा हो ये, अब अगर सोचो ये आपका क्या है, एक हम बात कर रहे हैं क्लोज कर्व है। ठीक है, क्लोज स्मूथ कर्व है। ठीक है, जहां पर आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट आपके सेम है। ठीक है, टर्मिनल पॉइंट सेम है। अब जब आप इसको सिकोड़ेंगे तो दोस्तों ये यहां पहुंच जाएगा पॉइंट, तो ये आपका क्या है, ये रीजन है, इस रीजन से बाहर निकल गया। हमारा रीजन तो केवल यही है ना, ये समझ रहे हो, तो यही हमारा रीजन है, इस रीजन से बाहर निकल जाएगा। तो ऐसे रीजन को क्या बोलते हैं दोस्तों, हम मल्टीपल कनेक्टेड रीजन बोलते हैं। ठीक है, तो रीजन का मतलब क्या है कि भैया व्हेन एवरी क्लोज कर्व कैन बी कॉन्ट्रैक्टेड टू अ पॉइंट विदाउट पासिंग आउट ऑफ द रीजन इज कॉल्ड एज अ सिंपली कनेक्टेड रीजन, जो मैंने आपको बताया। और मल्टीपल कनेक्टेड रीजन का मतलब क्या होगा, व्हेन इट पासिस आउट फ्रॉम द रीजन। ओके, जब ये पास हो जाएगा रीजन से तो इसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल कनेक्टेड रीजन बोलते हैं। जैसे कि आपको पता है, जैसे दो सर्किल हैं, सर्किल के बीच में लाई करने वाला जो रीजन होता है वो आपका क्या होता है, मल्टीपल कनेक्टेड रीजन होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी जो रीजन है इसको हम आगे जाके भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम दोस्तों बात करते हैं, अभी हमारा ये टॉपिक नहीं है, हमारा है कि भाई हम बात करें स्मूथ कर्व की। तो दोस्तों जब हम लाइन इंटीग्रल की बात करते हैं, तो जब हम एनी इंटीग्रल जो दोस्तों आपका अलोंग अ कर्व, यानी कि जो भी दोस्तों इंटीग्रल होता है वो जब अलोंग अ स्मूथ कर्व या फिर पीस वाइज स्मूथ कर्व के अलोंग में कैलकुलेट किया जाता है, उसी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, लाइन इंटीग्रल बोलते हैं। ठीक है, अब अगर सिंपली अगर दोस्तों अगर मैं बात करूं इस वाले रीजन की, अगर ये टोटल स्मूथ कर्व है, देखिए अगर मैं इस वाले की बात करूं, देखिए सबसे पहले मैं करूंगा इस वाले की बात, क्योंकि ये हमारा सिंपल सा रीजन है। तो ऐसे में दोस्तों हम सिंपली क्या कर देंगे, इसको हम सिंपली दिखाएंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम ए से लेकर बी, क्योंकि आप देख सकते हैं ए से लेकर बी, हम दिखाते हैं एफ डॉट। इसको सिंपली आपने याद करना है, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, जहां पर एफ दोस्तों आपका क्या होगा, एक फंक्शन है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। ठीक है, और आपका जो आर है दोस्तों, आप ये क्या है, ये पोजीशन वेक्टर है, इसका रिस्पेक्ट में हम क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, तो इसको सिंपली दिखाया जाता है ए से लेकर बी एफ डॉट डी आर, या फिर आप इसको ऐसा कह सकते हैं, ये आपका कर्व है सी, अब इसको कैसे दिखाएंगे, सी एफ डॉट डी आर से इसको शो करेंगे। ठीक हो गया, ये आपका दोस्तों क्या हो गया, ऐसे रीजन के लिए जो आपका क्या है, स्मूथ कर्व है। ठीक है, अब मान लेते हैं आपके पास ऐसा कर्व आ रहा, अब आप कैसे करेंगे, इसको कहेंगे इंटीग्रेशन ए बी, अगर आप निकालना चाहते हैं एफ डॉट डी आर। अब आप जानते हैं दोस्तों ये जो रीजन है ये आपका पीस वाइज स्मूथ है, तो पीस वाइज स्मूथ का मतलब है कि आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा स्मूथ रीजन में। तो आप क्या करेंगे, C1 एफ डॉट डी आर प्लस इंटीग्रेशन C2 एफ डॉट डी आर प्लस इंटीग्रेशन C3 एफ डॉट डी आर। ओके, इसके लिए दोस्तों आप इस तरह की थ्योरी को यूज करेंगे, एंड फॉर दिस रीजन
एंड फॉर दिस रीजन वी नो दैट दिस इज अ क्लोज कर्व, इट इज अ क्लोज कर्व। तो इसको जनरली दोस्तों हम इस तरह से दिखाते हैं, क्योंकि ये क्लोज्ड है तो इस तरह का गोला बन जाएगा यहाँ पर सी। इसको हम कैसे दिखाते हैं, एफ डॉट डी आर से इसको शो करते हैं। ठीक हो गया। सो दिस इज नोन एज अ लाइन इंटीग्रल। ओके, तो लाइन इंटीग्रल को दोस्तों मैं किस तरह से शो करूंगा, ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कैसे कैसे करना है हमें। जब हमारे पास केवल स्मूथ रीजन होगा, सो वी विल सिंपली कैलकुलेट इट विद द फॉर्मूला f dot dr, integration f dot dr, and when we have piecewise smooth curve, so we will break it into the smooth region। तो हम क्या करेंगे, c1 से लेके f dot dr, फिर c2 f dot dr, c3 f dot dr। बहुत सिंपल है, कुछ भी समझने की इसमें ज्यादा आवश्यकता नहीं है। अब बाकी जब क्लोज रीजन होगा तो दोस्तों इसको हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे इंटी से। अब उसकी जो कैलकुलेशन का तरीका होगा वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट हैं बिल्कुल अच्छे से याद रखने, ठीक। तो चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर्मूलाज दोस्तों हमारे क्या क्या हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास आर वेक्टर है और एक्स टी आई प्लस वाई टी जे प्लस जेड टी के, ठीक है। ये हमारा एक पोजिशन वेक्टर है, ठीक है, इससे हम इसको शो करते हैं। एंड मान लेते हैं दोस्तों हमारे पास एफ एक्स वाई जेड यानी कि एक फंक्शन है, इज अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन, f1i f2j और f3k, ठीक है। तो यहां से दोस्तों हम क्या करते हैं, इसको फाइंड आउट करते हैं। तो जनरली दोस्तों जो इंटीग्रेशन होता है वो इस तरह से शो किया जाता है दोस्तों। ये जो आपका तरीका होता है वो होता है इंटीग्रेशन सी एफ डॉट डी आर। तो ये दोस्तों आपका क्या होता है, लाइन इंटीग्रल होता है, ठीक है। और इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं फ्रॉम ए टू बी, एफ डॉट डी आर से इसको शो किया जाता है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लाइन इंटीग्रल। ओके, ये आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों जानते हैं कि अगर जैसे एफ है, एफ के दोस्तों कंपोनेंट होंगे जैसे कि f1i f2j और f3k के फॉर्म में होंगे। सो वी विल एंड वी नो दैट जैसे r है तो r बराबर एक्स आई वाई जे जेड के है, तो डी आर वैक्टर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी एक्स आई डी वाई जे एंड डी जेड के। ओके, सो अगर हम f डॉट डी आर निकालेंगे तो सिंपली यहां से हो जाएगा, अगर आप इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे हो जाएगा f1 dx प्लस f2 dy प्लस f3 dz की दोस्तों ये फॉर्म में होगा। ओके, एंड कभी कभार ये हो सकता है कि ये आपकी पैरामेट्रिक फॉर्म में हो, ठीक है। तो जब पैरामेट्रिक फॉर्म में होगा, कि कभी कभार क्या हो सकता है पैरामेट्रिक फॉर्म में होगी, x इज अ फंक्शन ऑफ xt, है ना, y इज अ फंक्शन ऑफ yt, ऐसा भी तो हो सकता है ना, z इज अ फंक्शन ऑफ zt, इस टाइप की फॉर्म में होगा। तो देन दोस्तों आप इसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, मान लेते हैं कि अगर आपको t1 से लेके t2 के बीच में करना है, जैसे कोई भी कर्व है, जब आप इसको एक उसमें कंपेयर करेंगे, मतलब जब आप इसकी लिमिट्स रखेंगे तो इस तरह से आएगा t1 से लेके t2। तो आप इसको इस तरह से कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, ठीक है। ये हो जाएगा dx बाई डी टी प्लस f2 dy बट्टे डी टी एंड f3 dz बट्टे डी टी एंड वी आर इंटीग्रेटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू t। ओके, सो ये दोस्तों हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंपली लाइन इंटीग्रल का फॉर्मूला, ठीक है। और जो दोस्तों मैंने आपकी बात करी थी, ये वाला जो क्लोज इंटरवल का फॉर्मूला है दोस्तों, वो भी इसी तरह से, इसको सर्कुलेशन भी बोला जाता है, क्योंकि ये इट इज अ काइंड ऑफ सर्किल, है ना, एक सर्किल टाइप का पूरा कर रहा है। तो इसका भी जो फॉर्मूला होगा दोस्तों वो क्या होगा, इसी टाइप की फॉर्म में होगा, वो हो जाएगा इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन सी f1 dx plus f2 dy plus f3 dz। This is a simple formula that you all have to remember। Okay, तो ये हो गया आपका, समझ में आ गया लाइन इंटीग्रल को कैसे हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद कुछ और चीज, थोड़ा सा यहां पर एप्लीकेशन भी देख लेते हैं। एप्लीकेशन मतलब कि एप्लीकेशन ऑफ लाइन इंटीग्रल क्या है। लाइन इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ लाइन इंटीग्रल सिंपल है दोस्तों, कि आपका इसका यूज कहां होता है, ठीक है। सो दोस्तों इसका जो यूज होता है वो वर्क डन निकालने में होता है, ठीक है। तो अगर दोस्तों हम वर्क डन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो दोस्तों हम इसको आसानी से इसकी मदद से हम लाइन इंटीग्रल की मदद से वर्क डन को निकाल सकते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो ये होता है एफ डॉट डी आर। ओके, बहुत सिंपल है। अगर आपको वर्क डन निकालना है तो आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है एफ डॉट डी आर से, ठीक है। वेर एफ यहां पर दोस्तों रिगार्ड होगा एज अ फोर्स, ठीक है, और जो आर होगा दोस्तों ये क्या होगा आपका डिस्प्लेसमेंट।
यानी कि वर्क डन बाय एफ ड्यू टू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि आप उसको क्या करना है, या टोटल वर्क डन बाय एफ इन डिस्प्लेसिंग अलोंग सी। जैसे आपका एक कर्व है, तो आप एक कर्व में अगर आपका एक कोई भी मान लेते हैं ए से लेकर बी तक का आपका स्मूथ कर्व है, तो एक पॉइंट को यहां से लेकर यहां तक ले जाने में किया गया कार्य, तो आपको उसको निकालना है, तो आप इसकी मदद से दोस्तों निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन सी एफ डॉट डी आर की मदद से आसानी से निकाल सकते हैं। तो दिस इज नोन एज अ एप्लीकेशन ऑफ लाइन इंटीग्रल। ठीक हो गया। सो ये दोस्तों आपका क्लियर हो गया होगा। और इंटीग्रेशन किस सेंस में लेंगे दोस्तों, जहां को आपका डिस्प्लेसमेंट होगा उसी के सेंस में आप इसको लेंगे। ठीक है, तो कुछ इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं, आपको ये बहुत इजी लगेगा। हालांकि दोस्तों ये जो लाइन इंटीग्रल है, लाइन इंटीग्रल को आगे भी हम सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रीन थ्योरम। ग्रीन थ्योरम की मदद से हम इसको आसानी से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको इसके कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। तो चलो अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इसके, एंड देन आपको आसानी से पता। ध्यान रखना कि जब भी कैलकुलेटिंग इट अलोंग अ लाइन, सो वी जस्ट नीड टू कन्वर्ट वन वेरिएबल इनटू अ फॉर्म ऑफ अनदर वेरिएबल। यानी कि अगर एक्स वाई अगर वहां पर दिख रहा है, तो वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि अभी हम दोस्तों क्या कर रहे हैं, लाइन के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। तो चलो इसके क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए बहुत सिंपल है। जैसे इंटीग्रेट आपने क्या करना है, क्वेश्चन है इवैल्यूएट लाइन इंटीग्रल, जहां पर आपको दिया हुआ है एफ बराबर है एक्स स्क्वायर आई प्लस वाई क्यूब जे एंड द कर्व, और ये है आर्क ऑफ पैराबोला y बराबर है एक्स स्क्वायर। यानी कि आपको इन एक्स वाई प्लेन y बराबर एक्स स्क्वायर, मतलब कि इस कर्व के अलोंग आपको करना है। समझ रहे हो ना, y बराबर एक्स स्क्वायर है, ये आपको जो पता है कि आपका एक अपवर्ड पैराबोला होता है। ठीक है, तो इस कर्व के अलोंग आपने करना है फ्रॉम 0 0 2, यानी कि 0 0 2 1 1, यानी कि 0 0 से 1 1, इस कर्व के अलोंग, ये देखो ना स्मूथ कर्व है ये, 0 0 से लेके 1 1, आपने क्या करना है, इसको लाइन इंटीग्रेट करना है। समझ रहे हो। तो लाइन इंटीग्रेशन का दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है, पहले आप फॉर्मूला लिखो। सिंपली आपका जो लाइन इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एफ डॉट डी आर, और सी के रिस्पेक्ट में आपने करना है। ठीक, सो अब एफ डॉट डी आर दोस्तों आपका जनरली क्या होता है, जनरली एफ डॉट डी आर क्या होता है दोस्तों, आप जानते हैं कि सिंपली आपने क्या करना है, इसको डी आर की जो वैल्यू है, आप यहाँ से डी आर की वैल्यू निकालेंगे, तो डी आर एक्चुअली क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। ठीक है, तो dxi प्लस डीवाईजे से दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए आप यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा c, यहाँ पर आप इसकी वैल्यू रखेंगे, देखिए x की वैल्यू आप इसको करेंगे, हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी। ठीक है, कोई इंटरप्शन तो नहीं है ना बीच में। ओके, आवाज आ रही मेरी सबको। ठीक है, अभी बीच में थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया था ना, बंद हो गया था। चलिए ठीक है। सो दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको क्या करना है, y की जगह पे दोस्तों यहाँ पर आप रख देंगे एक्स स्क्वायर, एंड आपको पता है भाई जो dy है वो आपका क्या हो जाएगा, 2x dx के बराबर हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर y को भी ऐसे कर देंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन, देखिए c है, एंड देखिए आपको क्या कर रहे हैं, x को वेरी करा रहे हैं। नाउ वी कैन सी दैट दिस इज द वैल्यू ऑफ x, x इज वेरिंग फ्रॉम 0 to 1, सो यहाँ पर रख देंगे 0 से लेके 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई क्यूब, वाई का मतलब हो गया आपका कितना, एक्स की पावर 6, डी वाई की जगह पे हो जाएगा 2x dx। ओके, सो 0 से लेके 1 ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x की पावर 7 dx, एंड इंटीग्रेट इट। तो इंटीग्रेट करेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा भाई एक्स क्यूब बट्टे 3 प्लस यहां पर हो जाएगा एक्स की पावर 8/8, और ये हो जाएगा 0 से लेके 1। ठीक है, तो 1/3 प्लस 2/8, यानी कि 1/4, 7/12, 7/12 इज अ राइट आंसर।
ओके, तो ऐसे आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस यू मे फाइंड आउट द लाइन इंटीग्रल। ठीक है, अब इसमें दोस्तों एक मेथड और भी है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। जनरली जैसे कि आप थ्योरी से अगर इसको देखेंगे, तो थ्योरी के हिसाब से मैं बात करूं, तो इसको दोस्तों आप एफ डॉट डी आर है, एफ डॉट डी आर का जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया यहाँ पर, तो आप दोस्तों ऐसे भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको एफ डॉट आर का फॉर्मूला बताया भाई, इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ डॉट डी आर से दोस्तों हम इसको शो करते हैं। तो इसको दोस्तों आप ऐसे भी शो कर सकते हैं, जैसे कि एफ डॉट डी आर बट्टे डी एस, और बाहर से आ जाएगा आपका डी एस। इस तरह की फॉर्म में भी दोस्तों आप इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों आपका इस तरह की फॉर्म में भी आप दोस्तों शो कर सकते हैं, जहां पर आपका जो डी आर बटे डी एस होता है दोस्तों, एक्चुअली किससे शो होता है दोस्तों, ये टी होता है। टी आपका क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर होता है, ठीक, अलोंग अ कर्व। तो आप इसको इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये आपको वैसे ज्यादातर इससे जो बेटर मेथड है मेरे हिसाब से, यही वाली जो मेथड है जो मैंने आपको बताई है, वो आपकी थोड़ा बेटर मेथड है। आप इसको इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब कभी कभार क्या हो सकता है कि आप डी आर बट्टे डी एस की जगह पे आप क्या कर सकते हो, डी आर बट्टे डी टी भी यूज कर सकते हो। तो डी आर बट्टे डी टी, यहाँ पर डी टी आ जाएगा, ये ए से लेकर भी, तो एफ डॉट डी आर बट्टे डी टी इंटू डी टी, या डी आर बट्टे डी एस इंटू डी एस, इस तरह से आप दोस्तों इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, पर लेकिन आपको करना क्या होगा, आपको दोनों को कन्वर्ट करना होगा एक टी की फॉर्म में, पैरामीट्रिक फॉर्म में। जैसे कि इसी क्वेश्चन को अगर हम देखें, यही वाला जो हमारे पास क्वेश्चन था, जैसे कि हमारे पास जो क्वेश्चन था कि भाई इंटीग्रेट हमें इवेलुएट करना है सी एफ डॉट डी आर, हमें इवेलुएट करना है सी एफ डॉट डी आर। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एफ बराबर है एक्स स्क्वायर आई प्लस वाई क्यूब जे। तो आप दोस्तों y बराबर है एक्स स्क्वायर पैराबोला, तो और इन एक्स वाई प्लेन एंड फ्रॉम 0 0 to 1 1। ठीक है, तो आप इसको दोस्तों इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हो कि आपने क्या करना है, x और y को पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख देना है। जैसे कि x बराबर मैं t मानता हूं, अगर x बराबर t है तो y बराबर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर t तो y बराबर t स्क्वायर, तो f बराबर दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हो जाएगा t स्क्वायर आई प्लस, इसकी जगह पे आप रख देंगे t स्क्वायर, तो एक्चुअली हो जाएगा t की पावर 6j के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सो आर बराबर दोस्तों आपका क्या है, वो है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, है ना। सो एक्स की जगह पे आपने, एक्स की जगह पे क्योंकि आपका एक एक्स वाई प्लेन है, तो एक्स आई प्लस वाई जे हो जाएगा केवल, इस बार तो हो जाएगा टी आई प्लस टी स्क्वायर जे। ठीक है, तो जो फॉर्मूला था मैंने आपको पहले बताया कि जो इसका फॉर्मूला है वो आपका क्या हो जाएगा, ये इस तरह से एफ डॉट डी आर बट्टे डी टी और डी टी, ऐसे करके आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। वही फॉर्मूला बनेगा एफ डॉट डी आर बट्टी डी टी, इस टाइप की फॉर्म भी हो सकती है। तो यहां से अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या निकालना है, डी आर बट्टी डी टी निकालना है। डिफ्रेंशिएट करेंगे रिस्पेक्ट टू टी, तो हो जाएगा भाई आई प्लस टू टी जे, है ना। तो डी आर बट्टे डी टी मिल गया और एफ मिल गया। अब आप क्या करो, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है दोस्तों आपका कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे अगर आप देखेंगे तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा दोस्तों, आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस टू टी सेवन, ये है ना। इनका डॉट प्रोडक्ट ये हो जाएगा और बाहर से क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। देखिए एफ डॉट डी आर निकालना था, एफ डॉट डी आर डी टी। अब इंटीग्रेट करना है भाई, आपको सीधी पता है कि आप x की जो वैल्यू है वो x की वैल्यू है बराबर t के, और x वेरी कर रहा है फ्रॉम 0 to 1, तो t भी वेरी करेगा फ्रॉम 0 to, तो यहां से भी अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो t की पावर 3 प्लस 2 इंटू टी की पावर 8/8, तो वही आपका आंसर निकल के आएगा 7/12। तो ऐसे भी करके भी दोस्तों आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी मेथड इसमें सुटेबल लगती है। ठीक है, ये समझ में आया दोस्तों। चलो भैया एक क्वेश्चन और देते हैं आपको, फिर आप देखते हैं कि भाई कितना किस तरह से आप इसको करते हैं। क्वेश्चन है, आपको कैलकुलेट करना है एफ डॉट, मतलब कि लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना है अलोंग द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है 1 एंड z बराबर है 1। ठीक है, कर्व है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, यानी कि आपके एक सर्किल है, और इन द पॉजिटिव डायरेक्शन फ्रॉम 0 1 1 1 टू 1
0 1, ठीक है। जहां पर f है, f आपका दोस्तों आपको दिया हुआ है 2x प्लस वाई जेड आई प्लस एक्स जेड जे प्लस एक्स वाई प्लस 2z के, ठीक है। आपको क्या करना है, लाइन इंटीग्रल को कैलकुलेट करना है, ठीक। सो एज वी नो दैट भाई इंटीग्रेशन, जो लाइन इंटीग्रेशन होता है वो होता है इंटीग्रेशन f डॉट डी आर से, यानी कि इंटीग्रेशन c ये हो जाएगा f1, मतलब सिंपली आपने क्या करना है, dr को पता है आपको dxi, तो आपने क्या करना है सिंपली यहाँ पर i j k की जगह पे आपने सिंपली क्या करना है dx dy dz को रख देना है आपको। 2x yz यहाँ पर हो जाएगा dx प्लस xz यहाँ पर हो जाएगा dy, xy 2z यहाँ पर हो जाएगा dz, ओके। अब दोस्तों आपको क्या है, यहां पर आपको साफ साफ दे रखा है कि व्हेन वी मूव फ्रॉम ए टू बी, यानी कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो आपको दे रखा है कि भाई जो x है वो तो वेरी करता है 0 to 1, y वेरी करता है 1 to 0, लेकिन जो z है उसकी वैल्यू कांस्टेंट है और आपको दिया हुआ है कि z बराबर 1 है। तो यहां पर हम दोस्तों क्या रख देंगे, z की वैल्यू तो 1 रख देंगे एंड dz बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि z बराबर आपका 1 दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 से 1 और आपको z बराबर 1 है, तो dz वाला जो पार्ट है वो तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो c यहाँ पर सब सिंपली क्या करना है, 2x दोस्तों प्लस हो जाएगा y, z की जगह पे 1 रख देंगे, प्लस यहाँ पर भी z की जगह पे 1 रखना है, x से dy हो जाएगा, ये वाला पार्ट आपका 0 हो जाएगा क्योंकि dz आपका क्या है, 0 है, ठीक हो गया। एंड अब आपको दोस्तों इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। आप चाहो तो मैंने आपको पहले ही बताया, आपने देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 है, मैंने आपको पहले ही बोला है कि आपने क्या करना है, एक को दूसरे के टर्म में रखना है, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको कैसे कर सकते हो, क्योंकि आप यहाँ पर dx है, यहाँ पर dy है, या तो इनको एक साथ ही कन्वर्ट कर लो, यहाँ पर से आप इसको एक साथ ही कन्वर्ट कर लो, या फिर अलग अलग भी कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि मैं अगर आप इसको, मैं इसको ऐसे देखूं तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई dx और इंटीग्रेशन c x से dy, ठीक है। अब यहाँ पर dx वेरी कर रहा है, यहाँ पर dy वेरी कर रहा है, तो यहाँ पर तो इंटीग्रेशन की जो लिमिट होगी वो आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी आपकी x की जो वेरी कर रही है, x की जो वेरी कर रही है लिमिट, वो करिए 0 से लेके 1, तो 0 से लेके 1, 0 से लेके 1, 0 से लेके 1, यहां पर आप देखेंगे 2x प्लस, अब y को दोस्तों आप क्या करो, x के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो y बराबर दोस्तों क्या आ जाएगा बताइए, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा dx प्लस, क्योंकि भाई y को आपने क्या करना है, x की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब जो यहाँ पर y है और dx तो बाहर से dx ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर dy को कन्वर्ट नहीं करना है, ठीक है। अब ऐसी दोस्तों आपको देखेंगे यहाँ पर जो y है वो 1 से 0 जा रहा है, तो 1 से हो जाएगा 0 क्योंकि y को कर रहे हैं, और x को दोस्तों आप y के टर्म में कन्वर्ट कर दो, हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर dy, ये ठीक है। इस तरह से दोस्तों आप इसको कर सकते हो। सो यहां से अगर आप देखें तो ये जो आपके जो 0 से लेके 1 2x है dx, प्लस इसको लिख सकते हैं 0 से लेके 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 0 से लेके 1 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, एंड वी नो दैट ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है इंटीग्रेशन a से लेकर b एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है इंटीग्रेशन a से लेकर b एफ टी डी टी, तो इन दोनों का आंसर सेम ही आएंगे भाई, लिमिट तो सेम है दोनों की। तो यहां से सिंपली इसका आ जाएगा भाई एक्स स्क्वायर बट्टे 2, यानी कि एक्स स्क्वायर 0 से लेके 1, हेंस 1 इज द राइट आंसर। ये रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी, ऐसा तो नहीं कि खाली बैठे हैं, चलो ठीक है। तो दोस्तों ये समझ में आया आपको? यहां पर किसी को कोई डाउट नहीं है? सर सर जो z की वैल्यू थी वो एक कांस्टेंट थी, इसलिए dz आपने 0 लिखा, राइट? यस यस। और दूसरा ये जो आपका जो पॉइंट a to b था उसमें z 1 to 1 था, इससे कुछ फर्क पड़ा सर?
हाँ इसीलिए तो फर्क पड़ा ना, 1 to 1 था ना वो, 1 to 1 है और z बराबर 1 है, तो ऑफकोर्स ये क्या है, वेरी नहीं कर रहा है ना, इसका मतलब ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो अच्छा। उससे तो बिल्कुल फर्क पड़ा है, उससे तो पढ़ना ही पड़ना है। वो हो ही नहीं सकता कि यहाँ पर z बराबर 1 हो और यहाँ पर कुछ और दिया हुआ हो, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि z हाँ बराबर वही 1 है ना, पूछा सर। z बराबर 1 है, सो वी विल ट्रीट इट एज अ कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो खेल है वो x और y का ही खेल है, यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि z 2 और 1 हो जाए, क्योंकि z बराबर 1 दिया हुआ है ना ऑलरेडी, z की ठीक है सर, ठीक। ठीक। तो चलो अब देखते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं फटाफट से। आप सभी लोग निकालेंगे। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स। फोर्स है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स आई माइनस 2xy प्लस वाई जे। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, मूव्स अ पार्टिकल इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन ही आप सब साफ साफ दिख रहा है, फ्रॉम 0 0 टू 1 1, ओके, अलोंग द पैराबोला वाई स्क्वायर बराबर एक्स। ठीक है, मतलब एक पैराबोला है वाई स्क्वायर बराबर एक्स का, ये होता है वाई स्क्वायर बराबर एक्स का, एक पार्टिकल है उसको 0 0 से 1 1 तक इस कर्व के अलोंग में ये फोर्स मूव करा रहा है एक पार्टिकल को, और इस का ये आपने निकालना है ना। तो आप इसको कैसे निकालेंगे, अभी आपको मैंने फॉर्मूला बताया था कि इट इज द एप्लीकेशन ऑफ लाइन इंटीग्रल, सो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर। फटाफट से इसको निकालेंगे, इंटीग्रेशन सी एफ डॉट डी आर का मतलब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स प्लस माइनस 2xy प्लस वाई डी वाई। ये ठीक। सो वाई स्क्वायर बराबर एक्स है, तो आप क्या कर लो, या तो एक्स की जगह पे वाई स्क्वायर रख दो। ठीक है, तो एक्स की जगह पे अगर वाई स्क्वायर रख दोगे तो यहाँ पर ज्यादा बेटर सर रहेगा, तो वाई बराबर -2/3 है, हाँ -2/3। हाँ वेरी गुड, -2/3 ना। करो इसको, आप करो, सभी लोग कैलकुलेट करो क्या हो जाएगा बताओ। आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हो दोस्तों, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, टी की फॉर्म में भी कर सकते थे, टी वाली फॉर्म से भी कर सकते हो, जैसी आपकी मर्जी आप इसको वैसे कर सकते हो। ठीक है, एक्स बराबर टी मान लो तो वाई बराबर हो जाएगा √t, या वाई बराबर टी मान लो तो एक्स बराबर हो जाएगा टी स्क्वायर, है ना। तो टी स्क्वायर कॉमा टी भी लेके भी कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी आप इसको वैसे कर सकते हो। आप यहाँ पर क्या करो भाई, आप एक्स को यहाँ पर से आप एक्स को भी कैलकुलेट कर सकते हो, देखो ये हो जाएगा, या आप अलग अलग करो यहाँ से यहाँ, क्योंकि यहाँ पर अलग करना पड़ेगा ना, तो आप इसको अलग अलग ही कर लो। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन सी, यहाँ पर dx है, तो dx यानी x इज वेरी फ्रॉम 0 to 1, है ना, dx ले लेंगे, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर y है, तो y की जगह पे क्या हो जाएगा दोस्तों, √x प्लस एक्स डी एक्स, है ना, माइनस यहाँ पर भी देखो y है वो 0 से लेके 1 वेरी करे, क्योंकि यहाँ पर dy है, तो अब y को, अब जो x पड़ेगा तो हो जाएगा वाई स्क्वायर, तो हो जाएगा वाई क्यूब प्लस वाई डी वाई। अब इसको कैलकुलेट करो सबके सब, कितना आंसर आता है मुझे बताइए। सर वो तो वाई स्क्वायर है ना, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स आएगा यहाँ √x की बजाय, इधर लास्ट अरे लाइन में हाँ हाँ पहले। हाँ, सॉरी, हाँ ठीक है ठीक, वाई स्क्वायर बराबर एक्स है, हाँ तो सॉरी वाई स्क्वायर, तो ये तो कट जाएगा तो और इजी हो गया ना। तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब बट्टे 3, ये हो जाएगा 0 से लेके 1, माइनस ये हो जाएगा 2 वाई की पावर 4/4, यानी कि वाई की पावर 4/2 प्लस वाई स्क्वायर बट्टे 2। ठीक है, कैलकुलेट करो 0 से लेके 1, इसको करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3 माइनस ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 यानी कि 1, तो ये आ गया -2/3। ठीक है दोस्तों,
चलो भैया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, सभी लोग कर पा रहे हैं, अच्छी बात है। अब आप मुझे आंसर बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपने क्या करना है, इवेल्युएट करना है, और f बराबर है एक्स वाई आई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जे, एंड द कर्व है इन द आर्क ऑफ y बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, फ्रॉम 2,0 टू 4,12। नहीं, वर्क डन नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। चलो इसको कैलकुलेट करो, इसका आप मुझे सॉल्यूशन। ठीक है, अरे नहीं, देखो आप समझ नहीं रहे हो। देखो, वर्क डन का मतलब वर्क डन का सेंस अलग है। आप स्केलर से मतलब नहीं है, माइनस कोई उसकी डायरेक्शन को शो नहीं कर रहा है। वर्क डन दोस्तों क्या होता है ना, कि जब आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब आपके क्या होते हैं ना, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, जहां को आप फोर्स लगा रहे हो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो हम उसको बोलते हैं कि नेगेटिव वर्क डन हुआ, ठीक है। जैसे आप बाय एंड फोर्स का भी एग्जांपल देखो ना, जैसे वर्क डन बाय द बाय एंड फोर्स होता है, ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, नेगेटिव सेंस में लिया जाता है। इसी तरह से वर्क डन बाय द ग्रेविटेशन फोर्स होता है ना, तो जब आप टी पे, जैसे आप मान लेते हैं आप पेड़ पे चढ़ रहे हैं, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स वो आपका नेगेटिव लिया जाता है, समझ रहे हो। चलो अब आगे देखो, याला निकला किसी का। आपने क्या करना था, इसमें लाइन इंटीग्रल को कैलकुलेट करना है, फटाफट से देखो। 732। शाबाश, बहुत बढ़िया। और कोई है जिसने कर लिया। -452 आ रहा है। अरे माइनस कहां से आ जाएगा यार, 732 बोला तो सही। यस सर 732। हाँ भाई, ऐसी तो आएगा, जैसा भी आपको बताया, सिंपली आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर करना है, ठीक है। अब आप इसको भी चाहो तो टी की फॉर्म में भी ले सकते हैं दोस्तों, टी वाले से भी ट्राई करना आप। जैसे मैंने आपको बताया था, एक्स की जगह पे यहाँ पर टी रख देंगे तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 4, तो उस टाइप से सर भी आप इसको कर 700 आ सकते रहा हो। है। अरे 700 नहीं आ रहा, 732 आ रहा है ना। हाँ जी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा सी एक्स वाई, ये हो जाएगा आपका डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा डी वाई। नाउ सी को हम अगर हम यहाँ से देखें तो फिर dx और dy के रिस्पेक्ट में ही करो। यहाँ से dx देखते हैं, x वेरी करता है फ्रॉम 2 to 4, तो हो जाएगा 2 to 4 x, यहाँ पर y की जगह पर आप क्या रख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 रख देंगे, ठीक है। और यहाँ से अगर आप देखें तो y करता है वेरी फ्रॉम 0 to 12, एंड एक्स स्क्वायर की जगह पे आप क्या कर दो, सॉरी हाँ, एक्स स्क्वायर की जगह पे आप रख दो y प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर और डी वाई। इसको आप कैलकुलेट करो, अब आप इसको खुद कैलकुलेट करोगे, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके कितना आ रहा है, 732 आ रहा है भाई, राइट आंसर।
सर क्लास ठीक है? मॉर्निंग में ही हुई क्या? मॉर्निंग अभी मैं जहाँ अभी जब तक मैं छुट्टी में आया हुआ हूँ तब तक मॉर्निंग में है, इसी वीक होगी मोस्ट प्रोबेबली। अगले जब मैं वापस चला जाऊंगा तो फिर शाम को ही होगी, बस इसी वीक का है। आपको क्या चाहिए, सुबह चाहिए शाम को चाहिए? सर शाम को ना सर, सुबह ये स्कूल स्कूल का दिक्कत हो जाती है ना। हाँ तो कोई बात नहीं, शाम को अभी कुछ ही दिन की तो बात है। अच्छा सबको शाम को चाहिए? शाम हाँ को सर, हो दिन में जाएगी, अब स्कूल। 2-4 दिन तो वो कर लो, 2-4 दिन तो कर लो भाई। अब मेरा शाम को भी ही तो पढ़ाई है शाम को ही चाहिए सर, अभी स्कूल से ना क्लास ना, ले रहे शाम हैं को तो ही फिर। करेंगे। नहीं 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 नहीं, शाम को ही करूंगा, शाम को ही करूंगा। मैं अभी कुछ दिनों के लिए जब मैं कहीं आउटसाइड जाऊंगा तो फिर ऐसा होता है ना, शाम को हो नहीं पाता, क्योंकि शाम को क्या होता है कि कभी कोई मेहमान आ गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, तो मैं उतना टाइम नहीं दे पाता हूँ। सुबह का ये टाइम रहता है कि मैं सुबह को मैं फुल्ली फ्री रहता हूँ, इसलिए ले रहा हूँ। जब मैं वहां चले जाऊंगा तो फिर दोबारा से फिर शाम को ही होगी, है ना? ऐसा कुछ नहीं है, अभी कुछ दिन सर का है, अब इतना तो एडजस्ट कर ही लो यार ना। चलो अब आपको ये निकालना है जहां पर f बराबर है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड, सॉरी यार, एक्स वाई आई प्लस वाई जेड जे प्लस जेड एक्स के, ये है, ठीक है। और आर वेक्टर बराबर है आपका टी आई प्लस टी स्क्वायर जे प्लस टी क्यूब के, ठीक है दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन है। और टी इज वेरिंग फ्रॉम -1 to 1। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि जो आर है वो इस टाइप की फॉर्म में है, ठीक। सो इस केस में दोस्तों आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो मैंने आपको तरीका बताया, आप इसको करेंगे इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर बट्टे डी टी इंटू डी टी। इस तरह की फॉर्म में आप इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। टी की तो आपको वेरी करा रखा है भाई -1 to 1, तो आप इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इस टाइप की फॉर्म में करेंगे। जरा करो सबके सब, क्या हो जाएगा। क्या आएगा दोस्तों? सर 10/7। एक सेकेंड है। 10/7 इज द राइट आंसर, ठीक। क्या करेंगे दोस्तों, इसको डिफरेंशिएट करो, डी आर बटे डी टी निकालो, कितना हो जाएगा, देखो आई प्लस 2t j प्लस 3t² के। सो एफ डॉट आर कितना हो जाएगा, आपको पता है टी की वैल्यू है -1 से लेके 1, और आपको निकालनी है एफ डॉट डी आर बटे डी टी, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो आपको सिंपली मैंने आपको बताया था कि भाई किस तरह से इसको करना है, ठीक है। जो मैंने आपको फॉर्मूला, यहाँ से आप इसको इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स वाई, ठीक है, और प्लस सॉरी एक्स वाई उसने टी की फॉर्म में, ठीक है। तो एक्स वाई यहाँ पर से क्या हो जाएगा, देखो एक्स वाई नहीं होगा, आप एक्स और वाई को भी टी के टर्म में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो किस तरह से करेंगे, यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, देखो जैसे कि ये भाई एक्स है, तो एक्स को दोस्तों मैं मान लेता हूँ, जैसे मैं मान लेता हूँ एक्स को दोस्तों मैं मान लेता हूँ टी। यहाँ पर से देखो ये x बराबर है t, तो y है t² और z है t क्यूब, ठीक है। ये x है, ये y है, ये z है।
x बराबर है t, y बराबर है t स्क्वायर और z बराबर है t क्यूब। यहां पर आप रख देंगे, ये हो जाएगा x की जगह पे t, y की जगह पे t स्क्वायर, सो दैट इज t क्यूब, और इनटू ये भी है साथ में, तो ये t हो जाएगा, प्लस y की जगह पे t स्क्वायर, z की जगह पे t क्यूब, और यहां से का भी जो t है इंटू 2t, प्लस ऐसे ही z की जगह पर t क्यूब, x की जगह पे t, और इनटू साथ में 3t स्क्वायर, और बाहर से आ जाएगा dt। सो कैलकुलेट करो, -1 से लेके 1, ये हो जाएगा t की पावर 4 धन 3 2 5 और एक 6, एंड 3 और एक 4 2 6, यानी कि t की पावर 6, यानी कि ये हो जाएगा आपका 3 और 2 होता है 5, यानी कि 5t की पावर 6, 5t की पावर 6 dt। सो कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों? सर ये टी की पावर 4 जहाँ लिखा है। अच्छा, यहाँ पर ये आई है ना, हाँ तो ठीक हो गया, यहाँ पर t की पावर 3 होगा है दोस्तों, यहाँ पर ये आई है ना, ये आई एक्स वाई आएगा ना बस खाली, ठीक हो गया। करो कैलकुलेट करो, t की पावर 4/4 प्लस t की पावर 7/7 -1 से लेके 1, तो यहाँ पर आप इसको रखोगे, और वैसे भी आप देख रहे हो ये वाला, तो अगर आप देखो ये क्या है, वैसे देखा जाए तो ये क्या है, ऑड फंक्शन है, तो -1 से लेके 1 ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर आपका ट्वाइस हो जाएगा। मतलब आप इसको सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन लगा के, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल है ना, तो आपको पता है भाई इसका इंटीग्रेशन तो 0 हो जाएगा क्योंकि ऑड फंक्शन है, इस वाले का इवन फंक्शन है, 2 बाहर आ जाएगा, इंटू 5 ये हो जाएगा t की पावर 7/7 और 0 से लेके 1, यानी कि 10/7 राइट आंसर, ठीक है। चलिए इसके बाद एक और लाइन इंटीग्रल का क्वेश्चन देखो, इवेलुएट करना है आपने सी एफ डॉट डी आर को कैलकुलेट करना है दोस्तों, और एफ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई माइनस 2xyj, और कर्व जो सी है दोस्तों वो आपका एक रेक्टेंगल ही एक्स वाई प्लेन, और y बराबर है 0, x बराबर a, y बराबर b और x बराबर 0, ठीक है। आपने मतलब है कि आपने इवेलुएट करना है लाइन इंटीग्रल को, और f बराबर दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई माइनस 2xyj है, और जो कर्व C है दोस्तों वो आपका एक रेक्टेंगल है जो कि बाउंडेड बाय दिस लाइन, एक्स वाई प्लेन में दोस्तों बाउंडेड है और इन लाइन से वो बाउंडेड है, ठीक है। अब सिंपली करना क्या है, आपने ड्रॉ करना है इसको, ठीक है। आप इसको ड्रॉ करें, ज़्यादा आपको सब समझ में आएगा। ये देखो, ये आपकी एक्स वाई प्लेन हो गया, ठीक है। एंड आपने क्या करना है, देखो सबसे पहले y बराबर 0 की लाइन, अब आप जानते हैं कि ये आपकी y बराबर 0 की लाइन है, ये आपकी x बराबर 0 की लाइन है, ठीक है। x एक्सिस y बराबर 0 की लाइन होती है, y एक्सिस आपकी x बराबर 0 की लाइन होती है, x बराबर a, y बराबर b, तो x बराबर a की लाइन मान लेते हैं ये है, ठीक है, x बराबर a की लाइन है। और ऐसे ही दोस्तों हम क्या करेंगे, y बराबर b की लाइन को फाइंड आउट कर लेंगे, ये y बराबर b की लाइन है, ठीक है। तो ये हमारा दोस्तों स्मूथ कर्व है। अब आप देख सकते हैं ये जो कोऑर्डिनेट होंगे 0,0। अब आपको पता है कि x की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर है a, और y की वैल्यू दोस्तों है आपकी कितनी, 0, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये x बराबर a की लाइन है, y बराबर b की लाइन है, तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा इंटरसेक्शन का ये a, b होगा, ठीक है। एंड दिस विल बी 0, b बिकॉज दिस इज अ लाइन ऑफ, ठीक है। सो आप देख सकते हैं दोस्तों ये आपका कर्व है। अभी आप देख सकते हैं ये कर्व है आपका C टोटल, तो ये C1 C2 C3 C4 ऐसे करके बना हुआ है। आई बात समझ में, मतलब कि आपका एक तरह से क्लोज कर्व है, लेकिन ये आपका पीस वाइज स्मूथ कर्व है, समझ रहे हो ना, स्मूथ कर्व है लेकिन पीस वाइज है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन C1 f डॉट डी आर प्लस इंटीग्रेशन C2
एफ डॉट डी आर प्लस इंटीग्रेशन C3 एफ डॉट डी आर एंड प्लस इंटीग्रेशन C4 एफ डॉट डी आर करना पड़ेगा। ओके, सो कैलकुलेट करो। 4 रीजन है, बहुत आसान है, कोई इतना बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप देखें रीजन, अगर आप इसको ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो और ये ओ हो गया, तो अगर आप ओ से लेकर ए की ओर को जब जाते हैं तो आपको क्या करना है, एफ डॉट डी आर निकालना है। तो एफ डॉट डी आर क्या हो जाएगा, देखिए अगर आप यहाँ पर देखें तो आपका जो y है दोस्तों वो आपका फिक्स है, देख रहे हैं ना, y 0 0 है, तो y की वैल्यू तो दोस्तों यहाँ पर आप 0 रख दो सिंपली, और कुछ नहीं करना है। तो एफ डॉट डी आर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और देखिए y को 0 रख देना, डी वाई वाला जो टर्म है वो तो आएगा ही, और यहाँ पर से आपका y 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स बच जाएगा फ्रॉम 0 टू a, समझ रहे हैं। प्लस अब यहां से आपको कैलकुलेट करना है। देखिए यहां पर आपका देखिए वेरी कौन कर रहा है, ये y वेरी कर रहा है, वो कर रहा है वेरी फ्रॉम 0 टू b, ठीक है, 0 टू b कर रहा है, और x की वैल्यू दोस्तों फिक्स है, यानी कि dx आपका यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। समझ में आया, x की वैल्यू फिक्स है, और x की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर रख देंगे आप a, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपका आता है dx, यहाँ पर आता है dy। ध्यान रखना कि यहाँ पर क्या आता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एफ डॉट डी आर दोस्तों क्या है, वो है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस 2xy dy, और मैं उसी के हिसाब से रखूंगा। ध्यान रखना कि यहाँ पर dx 0 हो जाएगा, हमें यहाँ पर x की जगह पे a रख देना है, तो ये हो जाएगा माइनस 2ay dy प्लस, अब यहां से अगर आप यहां देखो तो b की वैल्यू फिक्स है, यानी कि y आपका फिक्स है, तो इस केस पे dy आपका 0 हो जाएगा, और x जो वेरी करेगा फ्रॉम a टू 0, ओके, और y की वैल्यू दोस्तों आपने क्या रख देनी है, b रख देनी है। तो dy वाला पार्ट तो 0 है, यहां पर y की जगह पे आप b रख देंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आई मीन टू से एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर dx प्लस, फिर यहां से यहां को अगर आप वेरी करेंगे तो यहां पर आपका x 0 है, तो x की जगह पे 0 रख देंगे, dx भी 0 होगा, तो ये जो टोटल टर्म है ये तो आपका दोस्तों क्या हो जाता है, 0 ही हो जाता है, तो यहां पर ये क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करो, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, यानी कि a क्यूब बट्टे 3 माइनस ट्वाइस ऑफ a, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बट्टे 2, यानी कि b स्क्वायर बट्टे 2 प्लस ये हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स क्यूब बट्टे 3 प्लस बी स्क्वायर एक्स, और कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम a टू 0, तो जाएगा a क्यूब बट्टे 3 माइनस 2ab स्क्वायर बट्टे 2 प्लस 0 पे तो हो जाएगा, माइनस में रखेंगे तो माइनस हो जाएगा a क्यूब बट्टे 3 माइनस ab स्क्वायर, ये दोनों तो आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2ab स्क्वायर, सो दैट इज योर लाइन इंटीग्रल, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर एंड करते हैं क्लास को। देखो एक क्वेश्चन है, हालांकि ये स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी आप देखो, जैसे कि क्वेश्चन है f बराबर है 3x प्लस 6y i माइनस 14yzj प्लस 20xz स्क्वायर के, आपको लाइन इंटीग्रल को इवेलुएट करना है, जहां पर c आपका दोस्तों एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है,
और जो ज्वाइन करती है 0.0002111, ये ठीक है। आपकी स्ट्रेट लाइन है जो कि 0 को 111 पे ज्वाइन करती है, ठीक है। यानी कि आपको दोस्तों क्या करना पड़ेगा, आपको पहले स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अब दोस्तों आपको मैं बताऊं कि अगर आपने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है जहां पर आपको 2 पॉइंट दिए होते हैं, तो उसकी इक्वेशन ये होती है x माइनस एक्स वन बट्टे x2 माइनस एक्स वन, होती है y माइनस वाई वन बट्टे y2 माइनस वाई वन, बराबर होती है z माइनस जेड वन बट्टे z2 माइनस जेड वन। बहुत सिंपल है, फिलहाल याद कर लो 2 पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन की इक्वेशन, ठीक है। तो यहां से इसको x1 y1 z1 और इसको मान लो x2 y2 z2, तो हो जाएगा x माइनस वन, y माइनस 0 बट्टे 1 और z माइनस 0 बट्टे 1। ओके, तो आप इसको मान लेते हैं t मान लेते हैं। तो x बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा t, y बराबर t और z बराबर t, ये ठीक। एंड देन आपको क्या करना है दोस्तों, इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ डॉट डी आर निकालना है। तो डी आर बट्टे डी टी करके टी के टर्म में कैलकुलेट कर लो, या एक्स वाई जेड के टर्म पे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। एक्स बराबर वाई बराबर जेड, आप सीधे यहाँ पर एक्स बराबर वाई बराबर जेड करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप इसके टर्म में भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको क्या करना है, अब आपको पता है डी आर है, डी आर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, सॉरी जब आपका एक्स है, सॉरी आर है, आर होता है एक्स आई वाई जे प्लस जेड के। तो एक्स आई वाई जे प्लस जेड के यानी कि टी आई प्लस टी जे प्लस टी के, ये हुआ इसका मतलब। तो डी आर बट्टे डी टी क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आई प्लस जे प्लस के। एंड देन आपने क्या करना है, एफ डॉट डी आर बट्टे डी टी निकालना है। तो आप क्या कर लेंगे, देखो टी, टी की वैल्यू है एक्स के बराबर, सो एक्स इज वेरिंग फ्रॉम 0 to 1, तो यहां पर आप लिख देंगे 0 से 1, ठीक है। और y भी वही है, z भी वही है। और आपने क्या करना है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देना है। तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा बताओ दोस्तों, ये आ जाएगा 3t² प्लस 6t, क्योंकि यहाँ पर आप इसको t लिख देंगे, माइनस ऐसे यहाँ पर लिख देंगे 14, yz की जगह पे t लिख देंगे t² प्लस 20 xz की जगह पे लिख देंगे t³ बस। और या फिर दोस्तों आप ऐसा भी कर सकते थे, x बराबर y बराबर z लिख देते और यहाँ पर जितना भी y है उसकी जगह पे x लिख देते, मतलब सबको z की y की जगह पे x, यहाँ पर सबकी जगह पे x लिख देते और 0 to 1 कर देते, तो भी हो जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। जैसे करना चाहो वैसे हो सकता है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे 0 से लेके 1, ये हो जाएगा 3t² और ये आपका कितना है 14 है, तो ये एक्चुअली कितना हो जाएगा भाई, माइनस 11t² प्लस 20t³ प्लस 6t dt। कैलकुलेट करके बताओ कितना आता है। क्या हो गया भाई सबके सब, हाँ शाबाश। कितना आया, 13/3, 31, 31 कहाँ से आ गया भैया, 13/3 ही आ रहा है। हाँ 13/3 आ जाएगा, ठीक। तो क्या करें अब, आगे बताऊं या आज के लिए इतना ही करें। हाँ सर, एक चीज पूछनी थी, अगर इसमें जैसे 0.002112 होता तो जो हम सबके अलग अलग लिमिट लेते फिर, मतलब एक्स के अलग, वाई के अलग, जेड के अलग, मतलब आपने जो लिमिट ले रखी है 0 to 1 ले रखी है, उस केस में क्या करते हैं हम, 0 to 1 एक्स के लिए, 0 to 1 एक्स के लिए और 0 to 2 जेड के लिए। नहीं देखो ऐसा होता है ना, अगर देखो सीधी बात है, हमारे पास यहाँ से एक्स वाई जेड है ना, तो उस केस में आप देखो कि एक्स वाई और जेड हैं, इन तीनों की वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है। तो इन तीनों की वैल्यू सेम आ रही है तो इनकी लिमिट्स जनरली सेम ही होगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आपकी जो लिमिट्स है वो डिफरेंट आए। अगर आपकी लिमिट्स यहाँ पर आपको डिफरेंट दी हुई है तो फिर आप क्या करो, एक्स के रिस्पेक्ट में आप अलग लो लिमिट, वाई के रिस्पेक्ट में और जेड के रिस्पेक्ट में, लेकिन फिर आपको क्या करना पड़ेगा, रिलेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि अगर आपको जैसे आप कह रहे हो कि 0 से लेके 2 है, तो आप क्या करोगे, जो z है, z यानी कि y और x को z के टर्म में कन्वर्ट करके और लिमिट लेंगे फ्रॉम 0 to 2, ये कर दोगे, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक, ओके।
हाँ, लेकिन यहाँ पर मैं बता रहा हूँ ऐसा रिलेशन आएगा नहीं क्योंकि z बराबर t आ रखा है, तो यहाँ पर फिर z बराबर कुछ और आएगा, z बराबर कुछ और आता है यहाँ पर, या 2t आता है, इस टाइप का आता, मतलब ये नहीं आता फिर तो फिर अगर क्वेश्चन ऐसा चेंज ध्यान होता है ना से फिर। अगर हाँ मान सर, लें ठीक है तो, ठीक। जैसे मान लेते हैं 0 से लेके 2 होती मान लिमिट, तो यहाँ पर z बराबर 2t आता, आई बात समझ में? तो इस टाइप से आपकी हाँ जी हाँ लिमिट हो जी। जाती है। हाँ, लेकिन इस केस में भी, इस केस में तो आप सिंगल टी को लेके भी काम चला लोगे, अगर यहाँ पर 0 से 2 होता तब भी आप सिंगल लिमिट में काम चला लोगे ना। आपको यहाँ पर इस टी वाली मेथड का ये फायदा है कि आपको हर किसी की पर्टिकुलर लिमिट लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको x की वैल्यू पता है, y की वैल्यू पता है, तो आप उस हिसाब से उसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक, यस सर। मतलब सिंगल पैरामीटर में कन्वर्ट करके आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है सर, थैंक्स। तो ठीक हो गया। तो इस तरह से दोस्तों आपका ये टर्म हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से आपका होता है एक सरफेस इंटीग्रल और एक होता है वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है। जैसे हमने लाइन इंटीग्रल पढ़ा, तो ऐसे ही हम दोस्तों सरफेस की बात करेंगे और ऐसे ही हम क्या करेंगे, वॉल्यूम की बात करेंगे, ठीक है। तो उसको मैं काम करता हूँ, बस खाली मैं आपको फॉर्मूला बता, क्या करूँ मैं, बताओ बताओ आज या क्या करें, ऐसे सर कल देखा करेंगे, जाए तो मेरे कल ही 5 मिनट चले हाँ, गए हैं सर, अब मत करो। तो एक काम करते हैं, कल आपको ग्रीन थ्योरम और वो सारी चीजें बताते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। वैसे भी जो सरफेस इंटीग्रल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ग्रीन थ्योरम और स्टोक थ्योरम, उन्हीं से क्वेश्चन आते हैं, और लाइन इंटीग्रल, और लाइन इंटीग्रल को हम मदद से करते हैं ग्रीन थ्योरम की मदद से बहुत इजीली, ठीक है, क्योंकि हम इसकी मदद से इसको आसानी से सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करके, हम डबल डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट करके आसानी से कर सकते हैं। तो ग्रीन थ्योरम की मदद से हम जो ये क्वेश्चन हमने किए थे, कुछ क्वेश्चन को हम बहुत, ठीक है। तो कल पहले ग्रीन थ्योरम बताएंगे, फिर बाकी बाद में बताएंगे, ठीक है। थोड़ा उससे चलते हैं पैटर्न। तो चलो फिर यार, कल मिलते हैं।